में से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं बीच बीच में शायद ना भी आपसे बहुत बात कर पाऊँ ना देख पाऊँ, क्योंकि अभी कहीं सिग्नल कहीं नहीं होंगे। तो दिनेश जी, आप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी मेरी आपसे उम्मीद है, और इसको आगे कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने एक और चैप्टर जो है एक मोती और आईए के माला में पिरो दिया है आज, और रामपुर को जोड़कर आपने एक यहाँ पर इस क्षेत्र को और मजबूती दी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, और आप अभी बिजनौर जा रहे हैं। हम डेफिनेटली आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये सेमिनार बहुत अच्छा होगा और सबके सहभागिता से होगा। और व्हाट्सएप को मैं इनवाइट करूंगा, लेकिन उससे पूर्व में मैं उनके बारे में मैं इनवाइट करता हूँ। कपिल भाई साहब हैं? हाँ जी है। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार बिल्डिंग साहब। नमस्कार अध्यक्ष जी। नमस्कार। भाई साहब, मेरा प्रोग्राम स्वीकार करें। हाँ, उसे ईयरफोन ले लेना, मीटिंग के लिए हमारी छुट्टी थी वहाँ। ये प्रोग्राम हमारे जितने भी वेबिनार होते हैं, ये सब रिकॉर्ड होते हैं, और कभी किसी को इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए हो तो वो भी उपलब्ध हो सकती है। और वेबिनार जितने भी हैं हमारे सब प्रॉपरली रिकॉर्ड होते हैं, और किसी को इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए हो तो वो भी उपलब्ध होती है। और हमारे पास इसके साथ साथ इस दौरान में हमने चेक किया कि कुछ क्वेरीज आई राइटिंग में, पहले प्री क्वेरीज भी आई, और हम इनफॉर्मल अभी टॉक कर रहे हैं, अभी फॉर्मली मैं इसको अभी ओपन करता हूँ आपके सामने। तो क्वेरीज भी आई, वो हमारे एक्सपर्ट के पास, हमारे मेंबर एक्सपर्ट हैं, चेयरमैन सीएस कपिल वैद्य के पास भेज दी गई थी। और अरे उसके आयुष के पास होगा, आयुष से पूछना। हाँ द्विवेद साहब, तो मैं अगर अध्यक्ष जी की परमिशन हो तो मैं ऐसा ओपन करूं? हाँ, शुरू कीजिए दिनेश जी, शुरू कीजिए। मेरी तरफ से सभी को फिर पुनः माफी मांगते हुए कि मैं उन दिव्य हूँ, और लेकिन व्यक्तिगत काम नहीं, आईए के ही काम से हूँ, तो इसलिए मुझे माफ करेंगे सभी लोग और सहयोग देंगे। दिनेश जी, आप शुरू करें प्लीज। जी, जय श्री कृष्णा। मैं सभी का स्वागत करता हूं, सभी सदस्यों का, और साथ में आज के जो हमारे वक्ता हैं सीए कपिल वैश्य जी, जो कमेटी चेयरमैन है जीएसटी पर, और आईए की कमेटी के जो सब्जेक्ट कमेटी के चेयरमैन हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। साथ में स्वागत करता हूं उनके बेटे व जो उनके नोएडा ऑफिस को कंट्रोल कर रहे हैं, आशीष वैश्य साहब को, सीए आशीष वैश्य जी को। वह उनके जो वहां पर जो बेसिकली एग्जीक्यूशन के पार्ट्स देखते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग ऑफिस है नोएडा में, तो अभिषेक गोयल जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। साथ में सभी सदस्यों के स्वागत के साथ मैं आपको सीए वैश्य साहब का एक संक्षिप्त वो देना चाहता हूँ, इंट्रोडक्शन भी देना चाहता हूँ। आप जो है वेल क्वालिफाइड ना केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बट एमकॉम, एलएलबी, एसीएस, AAAI, ये सब डिग्री आप होल्ड कर रहे हैं। आप इनडायरेक्ट मैटर्स पर पिछले 30 साल से सेस्टेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अदर एपलेट अथॉरिटी से हमने भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स की इनडायरेक्ट कमेटी है, उसके ना केवल आप इनवाइटी मेंबर हैं, बट आपने सिंप्लीफाइड जीएसटी गाइड फॉर मैन्युफैक्चरर्स को भी पब्लिश करी है, जो इन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी ने, इंस्टीट्यूट की इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी ने उसे पब्लिश किया है। और आप उसके साथ साथ उस कोर ग्रुप के भी मेंबर हैं, जहां टेक्निकल गाइड टू एनुअल रिटर्न्स एंड जीएसटी ऑडिट जो 2018 में फॉर्म हुई, उस कोर ग्रुप के भी आप सदस्य हैं। और आप ना केवल एमिनेंट मतलब ऑथर हैं, ना केवल एक अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, बट इज वेरी गुड एमिनेंट स्पीकर ऑल्सो। और अभी आप देखेंगे उनकी जो टैलेंट है, आप देखेंगे कि ऑन द स्पॉट 99% चीजें तो ऑन द स्पॉट ही आपको उसका रिजल्ट वो दे देंगे, सोल्यूशन दे देंगे। 1-8% अगर कहीं कोई लेटेस्ट रेफरेंसेस में कोई जरूरत होगी
तो उसका रिजल्ट भी 1-to-1 बेसिस पर सेपरेट कल परसों में सबको मिल सकता है उसके। और मेरा उसके साथ साथ अच्छी बात यह है कि हमारे आईआईए ने भी इनसे प्रेरित होकर, क्योंकि हमारे आईआईए में भी एडिशनल कमिश्नर जीएसटी के वो डिप्टी डायरेक्टर की उस पे यहाँ हमारे साथ विराजमान है राजीव मणि त्रिपाठी जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और वो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि भी यहाँ पर हम हेल्पलाइन के रूप में काम कर सकते हैं ऑफिस में भी। अगर किसी को डायरेक्ट क्वेरीज हो छोटी बड़ी तो उसका निदान तो उनके लेवल से भी पूरा किया जा सकता है, और बाकी क्वेरीज को भेजकर वो हमारे एक्सपर्ट जो हमारे सब्जेक्ट कमेटी वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन है सीए कपिल वैश जी, उनसे शेयर किया जा सकता है। तो नाउ आई रिक्वेस्ट सीए कपिल वैश साहब to give his special मतलब स्पेशल गाइडेंस एंड अपना नॉलेज शेयरिंग आप हम लोगों के साथ करें, सब मेंबर्स के साथ। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो जूम कर रहे हैं कंट्रोल हमारे एडिशनल डायरेक्टर प्रेमलता से, कि कृपया आशीष वैश जो हमारे नोएडा चैप्टर के ट्रेजरर भी हैं, और एक सी अभिषेक गोयल जी जो इनके वो हैं, उनका स्पीकर ऑन रखें। और क्वेश्चन आवर सेशन के दौरान में, जब क्वेश्चन आवर सेशन होगा, अभी पहले प्रेजेंटेशन रहेगी, और क्वेश्चन आवर सेशन के दौरान में सब अपने आप को अनम्यूट कर लें और खुलकर क्वेश्चन पूछें। आज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोगों के सामने है। ओवर टू कपिल वैश सर। थैंक यू मेरे छोटे भाई दिनेश गोयल जी एंड जनरल सेक्रेटरी आईआईए। पद में मेरे से बड़े हैं, बट वैसे मैं छोटा भाई ही मानता हूँ उनको अपना। और अपने आईआईए परिवार के अध्यक्ष श्री अशोक अग्रवाल जी, जनरल सेक्रेटरी श्री दिनेश जी जो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई भी हैं, एंड अन्य पदाधिकारीगण एंड एमिनेंट पार्टिसिपेंट्स। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स भी आज इसमें जुड़े हुए हैं, या आईआईए परिवार के बहुत सारे लोग मेरे से वैसे ही जुड़े हुए हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और सबसे सर मैं एक बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ जी। हमारे साथ हमारे नेशनल ट्रेजरर आलोक अग्रवाल जी कानपुर से, वह सीनियर बीपी नीरज सिंगल जी भी मौजूद हैं, मैं उनका भी स्वागत करूंगा। और वो आपसे प्लीज ओवर टू यू। नीरज सिंगल जी से मैं व्यक्तिगत रूप से मिला हुआ हूँ, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और आप सभी पदाधिकारीगण प्लस मेंबर्स आईआईए के, उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस आईआईए टीम को बधाई देना चाहूँगा, जिसने इस तरीके से अपना कार्यशैली रखी है कि हर दिन कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई वेबिनार हो रही है, और विशेष रूप से जीएसटी की एक स्पेशल कमेटी का गठन किया, जिससे कि मेंबर्स को ऑनलाइन जो भी प्रॉब्लम्स हो उसका सॉल्यूशन मिलता रहे। प्लस अब जो आइडिया कंसीव किया कि हर 2 महीने में एक जीएसटी पे वेबिनार हो सके, जिससे कि रिसेंट चेंजेस को डिस्कस किया जा सके, रिसेंट ट्रेंड को डिस्कस किया जा सके। तो सबसे पहले मैं इस जीएसटी कमेटी, इस आईआईए परिवार का, आईआईए कमेटी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्लस उनको बधाई देता हूँ कि वो अपने इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। प्रेमलता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे पास में एक पीपीटी है जिसको मैं शेयर करना चाहूंगा। वो शायद वो जब इनेबल करेंगी तभी मैं शेयर कर पाऊंगा। इनेबल कर दिया है, यू मे प्रोसीड। थैंक यू प्रेमलता जी। और दोस्तों, आज की इस मीटिंग में मेरे 2 इम्पोर्टेंट पार्ट होंगे उसके। नंबर 1, जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग 45th काउंसिल मीटिंग अपने लखनऊ में ही हुई थी, उस 45th काउंसिल मीटिंग में जो चेंजेस प्रपोज्ड थे, उनमें से काफी सारे चेंजेस अपने 30 सितंबर की नोटिफिकेशन से आ गए हैं, कुछ चेंजेस बाद में आने। तो सबसे पहला मेरा ऑब्जेक्ट होगा कि उन चेंजेस के बारे में मैं बता सकूं। दूसरा, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के माध्यम से काफी क्लैरिफिकेशंस दिए गए हैं, तो उनमें जो क्लैरिफिकेशंस हमारे अपने आईआईए परिवार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन क्लैरिफिकेशंस को डील करें। एंड तीसरा, कुछ रीसेंट हाई कोर्ट डिसीजंस आए, एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और 2 हाई कोर्ट के डिसीजन है, जिनको कि आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ। इन सब में मेरे को लगभग 45 मिनट लगेंगे, जिसमें मैं आपका ध्यान चाहूंगा। और उसके बाद में जो भी क्वेरीज
मेरे पास में आई हुई हैं, वो हमारे मॉडरेटर्स उसको हैंडल करेंगे एंड देन आई विल क्लैरिफाई देम। साइमल्टेनियसली मैं सपोर्ट चाहूंगा अपने आईआईए के अध्यक्ष जी का और जनरल सेक्रेटरी साहब का कि मेरे अलावा अगर उसमें कुछ वो आईआईए की तरफ से इनपुट दे सकते हैं तो वो दे। एंड सबसे लास्ट में मैं परमिशन चाहूंगा ऑर्गेनाइजर्स से कि इस हाउस को ओपन कर दें, जिससे किसी भी अपने मेंबर की, किसी भी पार्टिसिपेंट की जीएसटी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू है, तो मैं उसको क्लैरिफाई करूँ। दिनेश भाई, अपना कोई टाइम लिमिट तो नहीं? नहीं, आप बोलिए साहब, इतना टाइम तो हमारे पास है, 45 मिनट आपने मांगे हैं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं हैंडल करना चाहूंगा कि अभी जो नए चेंजेस आए हैं उन चेंजेस में एक कार्टन, बॉक्सेस, बैग्स, पैकिंग कंटेनर्स और पेपर। फ्रेंड्स, ये आइटम कार्टन, बॉक्सेस, बैग्स, ये सब पेपर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। जो पेपर बनता है उस पेपर को यूज करने वाली जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में कार्टन, बॉक्सेस, बैग्स बनते हैं और वहां पे अभी तक ये रेट 12% था। इस रेट को जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया कि इसको बढ़ा दें और वो रेट बढ़ा के अब 18% हो गया। फ्रेंड्स, देयर वाज डिस्प्यूट। पहले कॉर्रुगेटेड बॉक्सेस जो थे वो 18% के रेट में थे और जो नॉन कॉर्रुगेटेड, सॉरी, वो बॉक्सेस अब सबको, कॉर्रुगेटेड और नॉन कॉर्रुगेटेड सारे बॉक्सेस को बढ़ा के रेट बढ़ा के 18% कर दिया और ये रेट 1 अक्टूबर से सबके लिए 18% हो गया है। वेस्ट एंड स्क्रैप ऑफ प्लास्टिक। फ्रेंड्स, वी नो प्लास्टिक गुड्स सब चैप्टर 39 जीएसटी शेड्यूल के चैप्टर 39 में फॉल करती है और उन पे जनरल रेट ऑफ टैक्स 18% है। 2017 में, अक्टूबर 2017 में जीएसटी काउंसिल ने अपनी मीटिंग में डिसाइड किया कि कुछ स्क्रैप्स का रेट रिड्यूस किया जाए और उसको 5% कर दिया जाए। तो जो स्क्रैप ऑफ प्लास्टिक था वो घटा के 5% कर दिया था। लेकिन अब डिस्प्यूट क्या हुआ कि बहुत सारे लोग कार्टन्स को, जो प्लास्टिक के कार्टन्स हैं, जो और चीजें हैं, उनको वेस्ट में बेचने लगे, मतलब यूज्ड कार्टन्स को वेस्ट में बेचने लगे। तो डिपार्टमेंट ने उसको डिस्प्यूट किया कि अगर वो कार्टन की तरीके से है तो वो वेस्ट नहीं कहलाएगा, उस पर रेट 5% नहीं लगेगा, 18% लगेगा। तो इस तरीके के लिटिगेशन चालू हो गए पिछले 6 महीने में। तो जब ये लिटिगेशन चालू हुए, देन गवर्नमेंट इन इट्स विजडम थॉट कि इसमें रेट 5% की जगह 18% कर दीजिए, जिससे कि ये डिस्प्यूट ही खत्म हो गया। तो अब ये 1 अक्टूबर 2021 से नोटिफिकेशन नंबर 8/21, इससे ये रेट बढ़ा के 18% कर दिया है। रेलवे पार्ट्स एंड लोकोमोटिव्स। फ्रेंड्स, ये 8607 का एक हेडिंग है चैप्टर 86 में, जिसमें कि रेलवे पार्ट्स आते हैं। रेलवे पार्ट में हमेशा कंसेशनल रेट रहा। इसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूँ कि रेलवे पार्ट्स बाय एंड लार्ज अपनी इंडियन रेलवे को सप्लाई होते हैं। इंडियन रेलवे में कॉमन मैन ट्रेवल करता है। इंडियन रेलवे में रेट पे जीएसटी पड़ता है, प्लस जो एयर कंडीशन क्लास से ट्रेवल करते हैं उन पर जीएसटी पड़ता है। जो कॉमन मैन ट्रेवल करता है उस पर जीएसटी नहीं पड़ता। तो उसकी वजह से रेलवे को आईटी से पूरा नहीं मिल पाता। रेलवे को आईटी से नहीं मिलता, इसलिए रेलवे को जितने भी पार्ट्स सप्लाई होते हैं उनको कंसेशन रेट पे सप्लाई किया जाता है, जिससे कि रेलवे की कॉस्ट, रेलवे जो आगे पब्लिक एट लार्ज को सप्लाई कर रही है, तो उसको सर्विस दे रही है, उसकी कॉस्ट ना बढ़े। बट इस प्रोसेस में क्या हुआ कि डिस्प्यूट्स होने लगे। डिस्प्यूट्स ये हुए कि बहुत सारे आइटम्स हैं जो कॉमन है। आई मीन, डिपार्टमेंट ने कहना शुरू कर दिया कि 12% की इसमें रबर पार्ट्स लग रहे हैं, वो चैप्टर 40 में फॉल करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि ये आयरन पार्ट्स लग रहे हैं, ये चैप्टर 72 में फॉल करेंगे। तो देयर वर लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स। डिपार्टमेंट इन अ ज़ील टू कलेक्ट द हायर रेट ऑफ टैक्स, ये कहता था इट इज नॉट क्लासिफाइबल अंडर चैप्टर 86।
ऐसे ही एक बोर्ड का सर्कुलर भी इशू हुआ लास्ट ईयर 2020 में, which also clarified that the parts which are eligible for use in the other respective goods वो classifiable होंगे उस respective chapter heading में, with the result कि काफी disputes खड़े हो गए कि रेट 12% पड़ेगा या 18% पड़ेगा। अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आया और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ने कहा कि द पार्ट्स व्हिच आर स्पेसिफिकली मेंट फॉर यूज इन रेलवे दे वुड बी क्लासिफाइड इन चैप्टर 86 ओनली। तो जब ये डिस्प्यूट्स बहुत सारे बढ़ गए तो प्रोबेबली गवर्नमेंट थॉट कि अब काउंसिल ने ये सोचा कि इस रेट को बढ़ा के 18% दूसरे प्रोडक्ट के बराबर कर दिया जाए तो इंडस्ट्री के लिए डिस्प्यूट खत्म हो जाए। फ्रेंड्स, जहां तक मैन्युफैक्चरर्स का सवाल है, मैन्युफैक्चरर के लिए ये रेवेन्यू न्यूट्रल सिचुएशन, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आईटीसी चेन मेंटेन्ड है। रेट 12% से 18% हो गया तो ट्रांजिशन फेज में दिक्कत आ सकती है इंडस्ट्री को जो रेलवे पार्ट्स बना रहे हैं कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स के अगेंस्ट में गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, रेलवे के जो अलग अलग डिविजन्स हैं वो ये कहेंगे कि भाई रेट कब बढ़ा, क्या बढ़ा, क्यों, कैसे बढ़ा हुआ रेट दे, बट लॉन्ग रन में इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम। कोविड-19 मेडिसिन, फ्रेंड्स, कोविड-19 चल रहा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वी डू नॉट नो व्हेन विल इट बी फाइनली ऑफ। लेकिन 2020 में जब ये कोविड-19 का फ्लो है तो बहुत सारी दवाइयां जो कोविड के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है उन दवाइयों पे रेट ऑफ टैक्स को रिड्यूस किया। यू नो फ्रेंड्स, मेडिसिन इन जनरल they are liable for payment of GST at the rate of 2%. लेकिन जो कोविड से रिलेटेड मेडिसिन थी उनमें जनरली रेट रिड्यूस करके 5% कर दिया था या नील रेट कर दिया था। अब नील रेट वाले में एक दिक्कत ये थी कि जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ये कहते थे कि हमारे आईटीसी चेन ब्रेक होती है, हमारे इनपुट्स तो 18% पे आते हैं, आपको कैसे इनपुट नहीं मिलेगा। 5% वालों को इन्वर्टेड स्ट्रक्चर की बेसिस पे रिफंड मिल जाता था। बट लेट बी इट एज इट में, अभी ये कर दिया कि जो मेडिसिन पे कोविड से रिलेटेड जो मेडिसिन पहले डिक्लेयर करी थी उन मेडिसिन का रेट ऑफ टैक्स जो बढ़ के 12% हो जाना था आफ्टर 30 सितंबर, उसको मेंटेन रखा और ये कहा कि 31 दिसंबर तक ये रेट 5% या डिल जो पहले डिक्लेयर किया था वो चलता रहेगा। जॉब वर्क फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहलिक लिकर। फ्रेंड्स, जॉब वर्क जीएसटी लॉ में जॉब वर्क एक सर्विस है। यू नो, पहले जब सेंट्रल एक्साइज लॉ था जॉब वर्क और मैन्युफैक्चर दो अलग चीजें थी, जहां पे भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होने से नई चीज बन जाती थी वो मैन्युफैक्चर थी, और wherever the process does not result in emergence of a new product, then it is goods, or then it is manufacture. Simultaneously VAT law में भी जो जॉब वर्क से रिलेटेड गुड्स का यूज होता था उस पे वैट पड़ता था। जीएसटी लॉ में ये दिक्कत थी कि इसको गुड्स कहें या सर्विस कहें। फाइनली जीएसटी लॉ में जॉब वर्क एक्टिविटी को सर्विस कह दिया। नाउ सर्विस में भी बहुत सारे रेट डिक्लेयर करे, अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग रेट, 5, 12, 18 तीन तरीके के रेट सर्विस जीएसटी जॉब वर्क के इटसेल्फ के लिए तीनों रेट अलग अलग दिए हुए थे। उसी में एक एंट्री थी कि जॉब वर्क फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स फॉलिंग अंडर चैप्टर 1 to 22। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 22 तक जो प्रोडक्ट्स फॉल करते थे उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर कोई जॉब वर्क एक्टिविटी प्रोवाइड होती है तो उस जॉब वर्क एक्टिविटी पे 5% टैक्स था। अचानक इस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि वो जॉब वर्क फूड प्रोडक्ट के लिए जो एक्टिविटी दी हुई है उस फूड प्रोडक्ट की एक्टिविटी में से एक नई एक्टिविटी कार्व आउट करी और उस नई एक्टिविटी में रेट को बढ़ा के 18% कर दिया। तो अब जो डिस्टिलरीज अल्कोहलिक लिकर मीन पोर्टेबल लिकर जो बना रही है, जो IMFL है, इंडिया मेड फॉरेन लिकर या कंट्री लिकर, ये दोनों प्रोडक्ट्स जो बना रहे हैं, देशी शराब या विदेशी शराब, ये जो भी डिस्टिलरीज बना रही है वो अगर जॉब वर्क पे बनवाती है, वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को
हायर करती हैं तो उस एक्टिविटी पे 1 अक्टूबर से टैक्स रेट 5% से बढ़ के 18% हो जाएगा। मेंथा ऑयल इंडस्ट्री फ्रेंड्स इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग से बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुई। 2 मेजर चेंजेस डिक्लेयर करे जीएसटी काउंसिल ने। 1 कि मेंथा ऑयल जो भी परचेज कर रहे हैं वो अगर परचेजेस अनरजिस्टर्ड पर्सन से है, अपंजीकृत व्यापारियों से अगर मेंथा ऑयल की परचेज हो रही है तो उस पर 18% का या जो भी एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी है वो बायर को देना होगा। सो फार सो गुड, इस बात से कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने की संभावना नहीं है, बिकॉज वी नो कि अल्टीमेटली मेंथा ऑयल इंडस्ट्री को टैक्स देना होता है, तो इसलिए वो जो भी आईटीसी, जो भी जीएसटी रिवर्स चार्ज बेसिस पे देगी उसका आईटीसी ले लेगी। इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी बैकग्राउंड में ये नोटिफिकेशन 10/21 इशू हुआ और उसने कुछ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स दिए हैं। वो है पेपरमिंट, स्पेरिमिंट ऑयल, वाटरमिंट ऑयल, हॉर्समिंट ऑयल, बर्गामिंट ऑयल। ये 4 प्रोडक्ट्स स्पेसिफिकली प्रोवाइड किए कि इन 4 प्रोडक्ट्स पे अनरजिस्टर्ड पर्सन से बाइंग होगी तो जीएसटी रिवर्स चार्ज बेसिस पे देना पड़ेगा। साथ में ही इन प्रोडक्ट्स चैप्टर हेडिंग भी डिक्लेयर कर दिए। सारे ही 3301 चैप्टर के हैं। सब हेडिंग है 2400, 2510, 2520, 2530 एंड 2540। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि वेरेज जीएसटी काउंसिल के जो मिनट्स आए थे उस मिनट्स में ये स्पेसिफिकली बोला गया था कि मेंथा ऑयल की परचेज पे रिवर्स चार्ज लगेगा। मेंथा ऑयल जो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया जाएगा वो लगेगा। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन आया 10/21, इस नोटिफिकेशन में 10/21 नोटिफिकेशन में मेंथा ऑयल वर्ड नहीं है और जो चैप्टर हेडिंग लोग यूज करते हैं मेंथा ऑयल के लिए वो चैप्टर हेडिंग भी इसमें नहीं है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जो प्रेस रिलीज आई, जो काउंसिल मीटिंग के मिनट्स आए, अभी मिनट्स तो नहीं आए लेकिन काउंसिल मीटिंग की जो प्रेस रिलीज आई वो वर्सेस नोटिफिकेशन कॉन्ट्राडिक्टरी। अब फ्रेंड्स, दूसरा जो इंपॉर्टेंट चेंज प्रपोज्ड है इसमें वो है मेंथा ऑयल का एक्सपोर्ट अगर होगा तो वो अब एलयूटी पे ही करना पड़ेगा। मैं एक्सप्लेन कर दूं कि व्हाट इज एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी। फ्रेंड्स, किसी भी प्रोडक्ट का अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको एक्सपोर्ट करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि हम आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स करें, कि जितना भी उस पर एप्लीकेबल टैक्स है वो टैक्स पे कर दें और कस्टम्स के माध्यम से ऑटोमेटिकली कुछ कंप्लायंसेस करके उसमें जो हम इनवॉइस रेज करते हैं उस इनवॉइस पे हमें अपने शिपिंग बिल वगैरह का नंबर, इनवॉइस पर शिपिंग बिल का नंबर हमको जीएसटीआर 1 में डालना होता है और वो कंप्लायंसेस अगर पूरी कर देते हैं तो उन कंप्लायंसेस के बाद में हमारे को ऑटोमेटिकली रिफंड मिल जाता है। नॉर्मली ये रिफंड का प्रोसेस 45 दिन लगते हैं, एक्सपोर्ट से 45 दिन में आ जाता है। मतलब एक्सपोर्ट सपोजिंग ड्यूरिंग द मंथ हुआ, से 15 ऑफ द मंथ को एक्सपोर्ट हुआ, अगले मंथ में हमने जीएसटीआर 1 फाइल किया एंड 3 भी फाइल किया और ऑटोमेटिकली अगले 15-20 दिन में वो रिफंड आ जाता है। दूसरा मेथोडोलॉजी है एलयूटी। मीन यू नो द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज दैट एक्सपोर्ट शुड बी जीरो रेटेड, कि जो टैक्सेस हैं दे शुड नॉट बी एक्सपोर्टेड, ओनली गुड्स शुड बी एक्सपोर्टेड। तो जब टैक्सेस को एक्सपोर्ट नहीं होने देना है तो जो टैक्सेस इंडिया में पड़े हुए हैं वो टैक्सेस इंडिया में ही एब्जॉर्ब होने चाहिए और इसके पर्पस के लिए ये प्रोवाइड कर दिया कि ये एक अदर प्रोविजन दे दिया कि आप एलयूटी, दैट मींस लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, एक अंडरटेकिंग दे दीजिए और गुड्स को एक्सपोर्ट कर दीजिए विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। जब वो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट करेंगे तो 2 सिचुएशंस होंगी कि या तो जो आईटीसी हमारे क्रेडिट लेजर में खड़ा हुआ है वो बढ़ रहा है, उस आईटीसी को हम ऑप्शन है कि अपने यहाँ यूज कर सकते हैं, तो डोमेस्टिक क्लियरेंसेस करें, डोमेस्टिक क्लियरेंसेस करें, विद इन द कंट्री सप्लाई कर रहे हैं तो उनमें हम आईटीसी को यूज कर सकते हैं।
दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सेक्शन 54 में कि अगर वो हमारा एक्सपोर्ट की वजह से आईटीसी बढ़ रहा है तो सब्जेक्ट टू सर्टेन प्रोसीजर्स जितना भी आईटीसी हमारा एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट से रिलेटेड है वो प्रोपोर्शनल बेसिस पे रिफंड ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इंडस्ट्री की प्रॉब्लम क्या राइज हो रही है इसमें, एंड मैं अपने जनरल सेक्रेटरी साहब और अध्यक्ष जी का भी वो चाहूंगा, ध्यान चाहूंगा कि हमारी इंडस्ट्री ये कह रही है कि अभी तक क्या होता था कि हमने एक्सपोर्ट अगर किया है 15 सितंबर को तो हमको वो रिफंड समटाइम इन नवंबर बिगनिंग मिलता था, मतलब एक्सपोर्ट होने के 45 से 50 दिन के बीच में वो रिफंड मिल जाता था। लेकिन अब अगर हम एलयूटी में करेंगे और रिफंड फाइल करेंगे तो सबसे पहला ओकेजन जो हमारा रिफंड फाइल करने का होगा वो 20 तारीख के बाद में फाइल करने का होगा। दैट मीन्स कि अगर हमने 15 सितंबर को एक्सपोर्ट किया तो बहुत जल्दी अगर हम फाइल कर पाएंगे तो 25 अक्टूबर को कर पाएंगे। वैसे भी एलयूटी के रिफंड फाइल करने का जो तरीका था उसमें या जो तरीका इस समय है उसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारा है और उस डॉक्यूमेंटेशन की वजह से 10 से 20 दिन, 10 से 15 दिन, 20 दिन किसी भी इंडस्ट्रिस्ट को लग जाएंगे अपना रिफंड फाइल करने में। तो जब तक हमको अभी पुराने सिस्टम में रिफंड मिल जाता था तब तक तो हम रिफंड फाइल ही नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में डिपार्टमेंट उसका वेरिफिकेशन करेगा और जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसमें डिपार्टमेंट के पास में 2 से 3 महीने का टाइम है। तो दैट मीन्स कि पूरे इंडस्ट्री की, मेंथा ऑयल इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है उसकी वर्किंग कैपिटल डिस्टर्ब होगी। उसका, हमारे एक क्लाइंट है जो कहते हैं कि उनका 10 करोड़ रुपए का करीब वर्किंग कैपिटल हेल्ड अप हो रहा है। दूसरे क्लाइंट बताते हैं कि करीब 2 करोड़ रुपए का वर्किंग कैपिटल इस प्रोसेस में हेल्ड अप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो प्रोसेस किया कि एलयूटी पे इशू करें, वो प्रोसेस तो इसलिए करा जिससे कि लोग फेक इनवॉइसिंग के थ्रू आईटीसी ना लें और वो पहले ही चेक हो जाए। बट इस प्रोसेस में जो जेन्यून मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो जेन्यून काम करने वाले हैं, उनको बहुत भारी तकलीफ होने वाली है। बट फॉर्चुनेटली ये डिसीजन तो 15 सितंबर की मीटिंग, 16 सितंबर की मीटिंग में 45th काउंसिल मीटिंग में हुआ, बट अभी तक इस डिसीजन पे अमल नहीं हुआ है। जो नोटिफिकेशन आया है वो केवल रिवर्स चार्ज का आया है नोटिफिकेशन, उसके लिए एलयूटी के लिए अभी नहीं आया है। तो पीपल आर कंटिन्यूइंग टू एक्सपोर्ट द गुड्स अंडर आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स। बट इस इशू पे हमारे एसोसिएशन को टेकअप करना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए अपने काउंसिल के लिए, जिससे कि ये रिवर्स चार्ज को मेंटेन रखें लेकिन एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी को मैंडेटरी ना किया जाए। फ्रेंड्स, केरला हाईकोर्ट का एक डिसीजन आया था जिसमें उन्होंने जीएसटी काउंसिल को ये डायरेक्ट किया था कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी नेटवर्क में लाने पर विचार करिए, इसके बारे में सोचिए। You know friends, there are various products, I mean by and large all goods, all services are covered under GST, but फिर भी कुछ गुड्स हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, एलडीओ है, एविएशन टर्बाइन है, ये एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, ये प्रोडक्ट्स 5 ऐसे हैं जो अभी भी जीएसटी नेटवर्क में नहीं है। उन पे पुराना सिस्टम लग रहा है, कस्टम्स लगती है, सेंट्रल एक्साइज लगती है और वैट लगता है। इन सब से कलेक्शन बहुत ज्यादा है। दूसरा, ये क्योंकि जीएसटी नेटवर्क में नहीं है तो आईटीसी चेन ब्रेक होती है, आईटीसी मिलती ही नहीं है। तो वेयर एज इंडस्ट्री और मार्केट एज सच ये चाहता है कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी नेटवर्क में आए, बट गवर्नमेंट का कंस्ट्रेंट है, गवर्नमेंट नहीं चाहती क्योंकि उसका बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होगा। तो काउंसिल ने इस मैटर को, मतलब केरला हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बेसिस पे काउंसिल ने 45th काउंसिल मीटिंग में इसको डिस्कस किया एंड दे डिसाइडेड टू मेंटेन द स्टेटस को। मतलब उन्होंने ये कहा कि भाई अभी हम इस लायक नहीं है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम जीएसटी नेटवर्क में लाएं, एंड जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है वो कंटिन्यू रहेगी। सर इसमें सीएनजी भी शामिल है? सीएनजी पे नहीं है सर। सर सीएनजी जीएसटी में है। सीएनजी जीएसटी में, कल आईटीसी मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। जो वो है पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल, एलडीओ, एविएशन टर्बाइन, इस तरीके से 5 आइटम्स हैं। जैसे लुब्रिकेंट नहीं है, फुटवेयर एंड टेक्सटाइल सेक्टर,
फ्रेंड्स, फुटवियर और टेक्सटाइल सेक्टर में रेट ऑफ टैक्स में डिफरेंशियल रेट्स है। फुटवियर में दिया हुआ है कि एक पर्टिकुलर रेट से ऊपर हाई रेट है 12% है। जो नॉर्मल कॉमन मैन के यूज के फुटवियर हैं जो 500 रुपए से नीचे के हैं उनमें टैक्स रेट 5% है। ऐसी टेक्सटाइल में है कि अगर कोई गारमेंट है जो 1000 से ऊपर का है, 1000 से ऊपर की उसका सेल प्राइस है तो उस पर टैक्स रेट हायर है, 1000 से कम वाले में कम है। इन सब की वजह से इन्वर्टेड स्ट्रक्चर हो जाता है। इन्वर्टेड स्ट्रक्चर क्या है कि रेट ऑफ टैक्स इनपुट पर ज्यादा है और रेट ऑफ टैक्स आउटपुट पे ज्यादा है, सॉरी आउटपुट पे कम है और इनपुट पे ज्यादा है, विद द रिजल्ट कि आईटीसी एक्यूमुलेट हो रहा है। और टेक्सटाइल सेक्टर का बहुत बड़ा पोर्शन एक्सपोर्ट, तो दिस सेक्टर टेक्सटाइल सेक्टर और फुटवियर सेक्टर लगातार ये रिक्वेस्ट करता है कि भाई ये जो इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है, इस इन्वर्टेड स्ट्रक्चर की सिचुएशन को सुधारिए, तो वरना हमारा आईटीसी बहुत इकट्ठा हो रहा है एंड आवर वर्किंग कैपिटल इज हेल्ड अप। तो गवर्नमेंट ने एश्योर किया था कि हम इसको कंसीडर करेंगे, इसके बारे में विचार करेंगे कि कैसे करना है। बट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इस पर विचार नहीं हो पाया और ये डिसाइड हुआ कि अब इसके बारे में अगली मीटिंग में डिसाइड करेंगे और 1 जनवरी 2022 से इस पर एक्शन लेंगे। ब्रिक किल्स को स्पेशल कंपोजिशन स्कीम में लाने का है 1 अप्रैल 2022 से। और अब इसमें 2 ऑप्शंस दे रहे हैं। एक ऑप्शन दे रहे हैं कि 6% विदाउट आईटीसी और 12% विद आईटीसी। फ्रेंड्स, ब्रिक किल्स ईंटे जो भट्टों में बनते हैं उन भट्टों पे हमेशा से कंसेशनल रेट रहा। सेटल एक्साइज तो कभी लगी नहीं उस पर क्योंकि किसी का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर होता नहीं था बुक्स में, और अदरवाइज वैट में कंसेशनल रेट था। अब ब्रिक किल्न बेसिकली सिविल स्ट्रक्चर के लिए यूज होती है और सिविल स्ट्रक्चर के लिए जब ब्रिक किल्न ये ब्रिक्स यूज हो रही है तो उसमें आईटीसी ब्लॉक्ड है। अगर कोई भी इंडस्ट्री अपनी फैक्ट्री लगाती है, कोई ऑफिस बनाती है या कोई कॉमन मैन अपना ऑफिस कॉमर्शियल ऑफिस बनाता है, तो जो अपने लिए ऑफिस बना रहा है जिसको कि अल्टीमेटली सेल नहीं करना है उस पर आईटीसी नहीं मिलता। जो कॉमर्शियल बिल्डिंग्स बनती है जिसको कि बिल्डर बना के बेचते हैं, उन कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में अगर ब्रिक्स लग रही है तो उस पर आईटीसी मिल जाता है। जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बन रही है उसमें बिल्डर को कॉम्पोजिशन रेट ऑफ 1% या 5% देना होता है, वहां भी आईटीसी नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, दोनों ही एंगल से, मतलब अगर हम मैन्युफैक्चरर के एंगल से सोचें तो अगर रेट ऑफ टैक्स बढ़ा रहे हैं 6% या 12% उसको किया जा रहा है तो भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उससे कॉस्ट बढ़ेगी, कॉमन मैन के लिए घर बनाना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ जो इंडस्ट्री है उसमें अमंग्स द इंडस्ट्री इटसेल्फ टेम्पटेशन टू इवेड वुड बी हायर। मतलब जितना जैसे जैसे रेट बढ़ता है वैसे वैसे इवेजन के चांसेस बढ़ते हैं। तो ब्रिक्स पे रेट ऑफ टैक्स को बढ़ाने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी अपनी कमेटी से, अपने आईआईए परिवार से कि इस मैटर को एप्रोप्रिएट टाइम पे काउंसिल में या फाइनेंस मिनिस्ट्री में उसको टेकअप करें। इसमें क्रेडिट मिल जाएगा सर आईटीसी इसमें ब्रिक किल्स में? सर आईटीसी ब्रिक किल्न के लिए तो रॉ मटेरियल जो है कुछ मशीनें हो सकता है आती हो, बट अदरवाइज तो उसका रॉ मटेरियल मिट्टी है, मिट्टी पर तो कोई लेकिन मतलब अगर इसके कंज्यूमर को हाँ, जो व्यक्ति ईंटें खरीदता है वो कौन हो सकता है? या तो किसी को अपना घर बनाना है या अपना ऑफिस बनाना है या कोई बिल्डर हो सकता है। तो जिसको अपना ऑफिस या अपना घर बनाना है उसको तो आईटीसी मिलता नहीं क्योंकि सिविल स्ट्रक्चर का आईटीसी बार्ड है, ब्लॉक्ड है। अगर कोई बिल्डर खरीदता है, बिल्डर भी अगर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो वो 1% या 5% के कॉम्पोजिशन रेट में है, उसको भी आईटीसी नहीं मिलता। कोई बिल्डर अगर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो उसको 12% का रेट लगता है, उसको आईटीसी मिल जाता है। सिमिलरली अगर कॉन्ट्रैक्टर मतलब वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर अगर ईंटें खरीदता है तो उसको आईटीसी मिल जाता है और उसको अल्टीमेटली 18% का रेट ऑफ टैक्स होता है। तो सिचुएशन बहुत क्लियर नहीं है
मतलब बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, कुछ केसेस में आईटीसी मिलता है, बट जनरली 80% केसेस में आईटीसी नहीं मिलता। एंड ये जो रेट बढ़ेगा, इससे कॉमन मैन के लिए कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन देखिए। जितने इंपॉर्टेंट चेंजेस थे रेट्स में वो हम लोगों ने डील कर लिए। अब नेक्स्ट है कि कुछ रिसेंट सर्कुलर्स इशू हुए। ये सर्कुलर नंबर 163/21 है, जो अभी 6 सितंबर को इशू हुआ। इस सर्कुलर में क्लैरिफाई किया कि कॉमन मैन जब बैटरीज और यूपीएस खरीदता है तब रेट ऑफ टैक्स क्या होगा। फ्रेंड्स, यूपीएस सिस्टम और इन्वर्टर ये क्लासिफिएबल है अंडर चैप्टर 8504 और इस पर जो रेट ऑफ टैक्स है वो 18% है। वेयर इज बैटरीज, इस पर जो रेट ऑफ टैक्स है वो 28% है। तो सर्कुलर में ये क्लैरिफाई किया कि अगर बैटरी यूपीएस सिस्टम के साथ में सप्लाई होती है तो यूपीएस सिस्टम पे तो 18% रेट लगेगा और बैटरीज पे 28% रेट लगेगा, उस पर सिंगल रेट नहीं लगेगा। मतलब ये क्लैरिफाई किया बोर्ड के थ्रू कि 18% की अलग अलग वैल्यू पे 18% और 28% रेट चार्ज करिए। इन्वर्टर पे 18% चार्ज करिए और बैटरीज पे 28% चार्ज करिए। फ्रेंड्स, मेरी नजर में ये जो सर्कुलर है ये बैड इन लॉ है, अल्ट्रा वायरस दी एक्ट है। जब हमारा एक्ट सेक्शन 9 में स्पेसिफिकली कहता है कि कंपोजिट सप्लाई के केसेस में जो प्रिंसिपल सप्लाई है, जो मेन सप्लाई है, उसका रेट लगेगा। जब भी बैटरीज इन्वर्टर के साथ सप्लाई होती है तो कोई भी व्यक्ति मार्केट में अगर खरीदने जाता है बैटरी और इन्वर्टर एक साथ, तो वो इन्वर्टर की वजह से बैटरी खरीदता है, बैटरी की वजह से इन्वर्टर नहीं खरीदता। उसको क्योंकि अपने घर में कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ पावर चाहिए होता है, उस कॉन्टिन्यूस सप्लाई के लिए वो इन्वर्टर या यूपीएस सिस्टम खरीदता है एंड देन उसके साथ में बैटरी खरीदता है। तो प्रिंसिपल सप्लाई इन्वर्टर हुई और इन्वर्टर के साथ जब बैटरी ले रहा है तो कंपोजिट सप्लाई में इन्वर्टर का रेट लगना चाहिए 18%। मेरे को ऐसा लगता है कि ये सर्कुलर सही नहीं है और आगे किसी ना किसी टाइम पे कोर्ट इस सर्कुलर को स्ट्रक डाउन कर देगा या गवर्नमेंट ही वाइजर हो जाएगी एंड इसको विड्रॉ कर लेगी। अब आइए रिफंड ऑफ टैक्स पेड अंडर रॉन्ग हेड। फ्रेंड्स, अपने पास में एक सेक्शन 77 है। वो सेक्शन 77 ये कहता है कि जब भी कोई टैक्स गलत हेड में जमा हो गया, गलत हेड मतलब कि हमारे पास में 3 टैक्सेस होते हैं। आईजीएसटी, जब हम इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं तो आईजीएसटी हमको पे करना पड़ता है। दूसरा सीजीएसटी, जब हम विद इन दी स्टेट सप्लाई करते हैं तो हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी देना होता है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स विद इन दी स्टेट हुआ जो आईजीएसटी का आधा होता है। आईजीएसटी में हमें डबल रेट देना होता है। इन दैट मीन्स कि अगर 18% का रेट है तो आईजीएसटी में 18 देना होगा और सीजीएसटी और एसजीएसटी में 9% देना होता है। बट देयर में बी मेनी सिचुएशंस जिसमें असेसीज ने एक हेड का टैक्स दूसरे टैक्स में जमा कर दिया। कभी तो ये हो सकता है कि असेसी ये नहीं समझ पाया कि ये इंटरस्टेट सप्लाई है या इंट्रास्टेट सप्लाई है, तो अगर उसने इंट्रास्टेट सप्लाई की जगह इंटरस्टेट का टैक्स दे दिया तो इंटरस्टेट का टैक्स ज्यादा हो गया और इंटरस्टेट का कम हो गया। वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है कि सप्लाई तो इंटरस्टेट है लेकिन एसएससी ने समझा कि ये इंटरस्टेट है तो उसने इंटरस्टेट की जगह इंटरस्टेट दे दिया। तो सेक्शन 77 ये कहता था कि अगर कभी भी ऐसा कोई टैक्स हो गया है, कोई ऐसा टैक्स पे कर दिया गया है, तो एसएससी उसका रिफंड क्लेम कर सकता है। जिस हेड में ज्यादा जमा हो गया है उस हेड में रिफंड क्लेम कर ले, प्रोवाइडेड जिस हेड में कम है उसका टैक्स जमा कर दे। बट इसमें रिफंड के लिए ये क्लैरिटी नहीं थी कि कितने टाइम तक रिफंड क्लेम फाइल किया जा सकता है। मतलब नॉर्मल कोर्स में सेक्शन 54 में दिया हुआ है कि नॉर्मल टाइम लिमिट इज 2 years। तो अब इस लॉ में भी इस सेक्शन 77 के लिए भी ये क्लैरिफाई कर दिया कि जब भी
ज्यादा टैक्स पे करा हुआ है उससे 2 साल के अंदर उस ज्यादा पे करे हुए टैक्स को रिफंड क्लेम किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगेन मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि ये क्लैरिफिकेशन सही नहीं है, आर्बिट्रेरी है। जब ज्यादा टैक्स पे हो गया तो एसएससी को तो मालूम ही नहीं था कि ज्यादा टैक्स पे हो गया है। एसएससी को तो मालूम ही नहीं था कि किस हेड में टैक्स पे होना है, इसलिए उसने गलत हेड में पे कर दिया। तो ये जो टाइम लिमिट ऑफ 2 years है, दिस शुड बी फ्रॉम द डेट व्हेन इट कम्स टू द नोटिस ऑफ द एसएससी या व्हेन ही कंपनसेट्स फॉर द करेक्ट टैक्स। जब भी डिपार्टमेंट बताए या जब भी एसएससी को मालूम पड़े कि ये गलत टैक्स जमा हो, गलत हेड में जमा हो गया, वो उसको करेक्ट करे और दूसरे का रिफंड ले ले। तो 2 years की टाइम लिमिट को ओरिजिनल डेट ऑफ पेमेंट से लिंक करना गलत प्रतीत होता है। सप्लाई ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, यू नो फ्रेंड्स, सोलर पावर प्रोजेक्ट में जो गुड्स हैं उन पर टैक्स है 5% और जो उसकी सर्विसेज है उस पर टैक्स है 18%। तो जब जीएसटी लॉ इंप्लीमेंट हुआ है 1 जुलाई 2017 को, उस इंप्लीमेंटेशन के तुरंत बाद गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज वर्सेस एसएससीज में डिस्प्यूट चालू हो गए। कैसे कि एसएससीज तो कहते थे कि सोलर पावर प्रोजेक्ट मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं, आई एम सप्लाइंग द गुड्स एंड सिंस आई एम सप्लाइंग द गुड्स देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स और उसमें 5% टैक्स लगेगा। बट साइमल्टेनियसली the state authorities used to say that it is a case of supply of services, और क्योंकि आप इलेक्शन कमिश्निंग वगैरह कर रहे हैं तो the essence of the contract is supply of services and therefore 18% rate of tax would apply. इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए sometime in July 18 गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि भाई जब भी सोलर पावर प्रोजेक्ट लगेंगे तो उसमें गुड्स का पोर्शन 70% माना जाएगा और सर्विसेज का पोर्शन 30% माना जाएगा एंड अकॉर्डिंगली 70% पे 5% टैक्स देना होगा और 30% पे 18% टैक्स देना होगा। बट फिर भी एक साथ 17 से 30/6/18 तक के पीरियड के लिए ये डिस्प्यूट चलता रहा और उसमें क्या हुआ कि उसके नोटिस इशू होने लगे। ये क्लैरिफिकेशन नया तो 1 जुलाई 2018 से है और पुराने वाले पीरियड में तो इसको सर्विसेज ही माना जाएगा, इसलिए पुराने वाले पीरियड में इस पर 18% टैक्स लेगा। तो इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए गवर्नमेंट ने अब ये क्लैरिफाई किया कि इवन फॉर द अर्लियर पीरियड ये माना जाएगा कि सोलर पावर के जो गुड्स हैं वो गुड्स 70% हैं और सर्विसेज 30%। तो दैट मीन्स कि जो अमेंडमेंट किया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2018, that amendment would be applicable from 1 July 2017 and it would be applicable for the entire period of the GST regime. आइसक्रीम, फ्रेंड्स, आइसक्रीम फैक्ट्री में बनती है, उस पर जीएसटी रेट चैप्टर हेडिंग 2105 में है, शायद वो 18% है। अब वो आइसक्रीम जब फैक्ट्री में बनने के बाद में पार्लर्स में आके बिकती है तो ये क्वेश्चन था कि इस पे ये क्या है, इज इट ए सप्लाई ऑफ सर्विस और इट इज ए सप्लाई ऑफ गुड्स। वाई सप्लाई ऑफ सर्विस? क्योंकि फ्रेंड्स आइसक्रीम की सेल पर से जब हुई तो वो सेल पर से एक गुड्स है, लेकिन अगर वही आइसक्रीम रेस्टोरेंट में सर्व हुई, रेस्टोरेंट में दी गई, तो वो एक सर्विस है। अब ये डिस्प्यूट रहा कि ये जो रेस्टोरेंट से, ये जो पार्लर्स है, इन पार्लर्स से अगर कोई भी गुड्स दी जा रही है तो वो सर्विस है या नहीं है। तो सर्विस किस पर डिपेंड करता है कि जो लोग आ रहे हैं वो वहां पे उनको बैठने की फैसिलिटी है नहीं है, उनको सर्व किया जा रहा है, उनको टेक अवे दिए जा रहे हैं। तो इन सब को डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए सरकार ने क्लैरिफाई किया कि जो भी आइसक्रीम पार्लर्स से बिकेगी उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और उस पर जो भी जीएसटी रेट एप्लीकेबल है वो जीएसटी रेट लगेगा। अभी वो रेट 18% है। सप्लाई फ्रॉम क्लाउड किचन, सेंट्रल किचन। फ्रेंड्स, क्लाउड किचन क्या है कि अगर कोई सेंट्रल किचन है, एक कोई किचन है जिससे डोर डिलीवरी हो रही है, मतलब लोगों को घर पे खाना पहुंचाया जा रहा है,
या कुछ ऐसा हो रहा है कि वो टेक अवे पैक्स हैं कि कोई आया, एक शॉप पे पहुंचा, उस शॉप से उसने पैक कराया और ले गया, या रूम रूम सर्विस है। तो इन सर्विसेज पे, या मतलब ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। अगर सप्लाई ऑफ गुड्स है तो उसका रिस्पेक्टिव टैक्स लगेगा, मोस्ट लाइकली 2106 में 5% रेट ऑफ टैक्स लगेगा विद आईटीसी। लेकिन अगर वो सप्लाई ऑफ सर्विस है तो उसको रेस्टोरेंट सर्विस माना जाएगा, और अगर वो रेस्टोरेंट सर्विस है तो उसमें रेस्टोरेंट का रेट है 5%। बट तो फ्रेंड्स, रेट ऑफ टैक्स तो बाय एंड लार्ज दोनों में सेम हुए, एक में 5% गुड्स का हुआ, दूसरे में 5% सर्विस का हुआ। बट रेस्टोरेंट के केस में जो 5% सर्विस का रेट होगा, उस 5% में विदाउट आईटीसी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये रेस्टोरेंट सर्विस है क्या? मेरा ये मानना है कि जिन केसेस में टेक अवे पैक्स दिए जा रहे हैं या डोर डिलीवरी दी जा रही है, जिसमें लोगों के घर पे खाना पहुंचाया जा रहा है, उसमें सर्विस एलिमेंट तो है ही नहीं। द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। जब वो सप्लाई ऑफ गुड्स है तो उसको सर्विस कहना कुछ गलत सा प्रतीत होता है, और ऐसे केस में रेस्टोरेंट का 5% टैक्स विदाउट आईटीसी appears to be wrong. But anyway, the board clarification is कि it would be treated as a supply of service और उसमें 5% रेट लगे। ओवरलोडिंग चार्जेस एट टोल प्लाजा। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो टोल प्लाजाज है, उन टोल प्लाजाज पे रेट ऑफ टैक्स नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड है। जितने भी ये टोल प्लाजाज हैं उन पे टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, वो सब एग्जेम्प्ट हैं। लेकिन उन टोल प्लाजा से जो लोडेड व्हीकल्स क्रॉस करती है, वो लोडेड व्हीकल्स में अगर ओवरलोडिंग है, मान लीजिए उनकी कैपेसिटी 9 टन है और 9 टन की जगह 12 टन मटेरियल ले जा रही है, तो उनसे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं। यू मे कॉल इट एज पेनल्टी, यू मे कॉल इट एज एक्स्ट्रा चार्जेस, यू मे कॉल इट एज ओवरलोडिंग चार्जेस, कुछ भी कहिए। तो सवाल ये उठ रहा था कि ये जो ओवरलोडिंग है ये क्या है? Does it remain to be toll plaza? Does it remain to be toll charges only? या इसकी नेचर बदल जाती है और उस पर जीएसटी पड़ेगा? अगर वो टोल चार्जेस हैं तो जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, और अगर वो टोल चार्जेस नहीं है, वो कोई पेनल्टी है, कोई डैमेज है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, तो वो नॉर्मल रेजिडुअल क्लॉज में आ जाएगा और उस पर 18% जीएसटी पड़ेगा। तो बोर्ड ने ये क्लैरिफाई किया कि ये जो चार्जेस हैं ये ओवरलोडिंग की वजह से, बट दे रिमेन टू बी टोल चार्जेस। और क्योंकि ये टोल चार्जेस हैं फॉर एक्सेस टू द रोड, इसलिए इन पे जीएसटी रेट कंटिन्यूस रहेगा, और वो एग्जेम्पशन जो मेंटेन्ड है नोटिफिकेशन 12/2017 में, एग्जेम्पशन मेंटेन रहेगा, उस पर कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगेगा। डेबिट नोट्स। फ्रेंड्स, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को लेके काफी डिस्प्यूट हमेशा रहे कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट कब इशू किया जा सकता है, और डेबिट नोट इशू करने पर जो टैक्स है उसका क्रेडिट कब मिलेगा। डेबिट नोट डेबिट नोट कब इशू करना पड़ता है कि हमने कोई सप्लाई करी है और उसमें किसी वजह से रेट कम लगा, वैल्यू कम लगी, या उस पर हमने टैक्स कम चार्ज किया है, तो हमें डेबिट नोट इशू करना पड़ता है। तो अब डेबिट नोट के लिए लॉ चेंज किया था 1 जनवरी 2021 से, और उसमें ये क्लैरिफाई किया था कि डेबिट नोट्स का क्रेडिट, जो हमारी नॉर्मल टाइम लिमिट है किसी भी इनवॉइस पे क्रेडिट लेने की, वो टाइम लिमिट लगेगी। क्या है, मैं एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने जनवरी 2018 में कोई सप्लाई किया, तो उस जनवरी 2018 की सप्लाई अगर वो मेरे पास में आई, मैं बायर हूँ, तो मैं उस जनवरी 2018 की सप्लाई के अगेंस्ट में सितंबर 18 तक उसका आईटीसी ले सकता हूँ। सितंबर 18 के बाद में उसका आईटीसी नहीं ले सकता था। अब अगर मैंने डेबिट नोट कोई जुलाई 2018 में इशू किया, तो क्योंकि उस डेबिट नोट में इनवॉइस का रेफरेंस जनवरी 18 का होता था, तो अधिकारियों को, डिपार्टमेंट का ये कहना था कि ये सितंबर 18 तक ही इसका आईटीसी ले सकते हैं क्योंकि उसमें डेबिट नोट में उस इनवॉइस का रेफरेंस पड़ा होता है। लेकिन अब ये क्लैरिफाई कर दिया कि ऐसा कोई भी डेबिट नोट जो 1 जनवरी 2021 के बाद का है, उस सारे डेबिट नोट में
इस बात की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी कि उसमें इनवॉइस की डेट क्या है, मतलब कौन से इनवॉइस के रेफरेंस में वो डेबिट नोट इशू किया गया है। जब भी वो डेबिट नोट इशू किया गया है उस डेट से अगले साल की सितंबर तक उसका आईटीसी लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन है, इसमें जो डिस्प्यूट्स हैं वो कम होंगे इस पॉइंट में, और ट्रेड को अगर डेबिट नोट बाद में रेज होता है तो उस पर आईटीसी लेने में सुविधा मिलेगी। अब फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस अभी हुए हैं पिछले एक महीने के अंदर, उनको मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूं, मेनली जो हमारे यूपी से रिलेटेड है। एक डिसीजन अभी 28 सितंबर 2021 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया। पहले मैं बैकग्राउंड बता दूं कि हमारा शुगर सेक्टर या डिस्टिलरी सेक्टर एक प्रोडक्ट बनाता है ईएनए, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। ये एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल चैप्टर हेडिंग 2207 में क्लासिफाइबल होता है। तो जैसा मैं पहले कह रहा था कि जीएसटी हर प्रोडक्ट पे लगता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली जीएसटी सारे प्रोडक्ट्स पे लगता है एक्सेप्ट पोर्टेबल अल्कोहल, मतलब जो हमारा अल्कोहल है जो आईएमएफएल है और कंट्री लिकर है उस पर जीएसटी नहीं पड़ता। तो जो आईएमएफएल है और कंट्री लिकर है उसकी प्योरिटी होती है 40%, 45%, मैक्सिमम प्योरिटी 40-45% होती है। वेयरएज ईएनए है, रेक्टिफाइड स्पिरिट है, जो डिस्टिलरी में बनता है, उसकी प्योरिटी होती है 90%, 95%। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले किसी डिसीजन में ये कहा हुआ है कि इस पर ये जो 90%, 95% प्योरिटी का एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल है ये फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं है, इसलिए इसको फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं माना जा सकता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरी इंडस्ट्री ईएनए पे 18% जीएसटी पे कर रही थी, उसकी सप्लाई पे 18% जीएसटी पे कर रही थी। 17/12/2019 को वैट डिपार्टमेंट ने, यूपी के वैट डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया और ये कहा कि इस पर ये नॉन जीएसटी अल्कोहल है और नॉन जीएसटी अल्कोहल पे 5% वैट कलेक्ट किया जाए। अब इंडस्ट्री ये दुविधा में आ गई कि अभी तक तो हम 18% जीएसटी पे कर रहे हैं और अब हम 5% वैट भी पे करना पड़ेगा क्या? तो बहुत सारे लोगों ने रिट पिटीशंस फाइल किए इलाहाबाद हाई कोर्ट में और 28 सितंबर 2021 को हाई कोर्ट ने सारे रिट पिटीशंस अलाउ करे और ये जो नोटिफिकेशन 17 दिसंबर 2019 का इशू था उसको स्ट्रक डाउन किया। उसमें ये होल्ड किया कि जीएसटी आने के बाद में वैट डिपार्टमेंट के क्षेत्र में नहीं जाता है एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल जीएसटी के परिवहन में आता है एंड देयरफॉर वैट कैन नॉट बी चार्ज्ड। तो अब ये क्लियर हो गया कि ईएनए पे 18% जीएसटी ही लगेगा और वैट डिपार्टमेंट कोई भी टैक्स 5% जो वैट और लगाना चाहता था वो वैट नहीं लगेगा। बट फ्रेंड्स दिक्कत क्या आई है कि जो डिस्टिलरीज ईएनए बना रही थी जो 5% वो 5% पे कर रही थी या पहले 18% पे कर रही थी, उनसे आईएमएफएल बनाने वाली इंडस्ट्री ने ईएनए नहीं लिया 18% जीएसटी पे, उन्होंने केवल 5% वैट देके ही ये ईएनए परचेज किया। अब दिक्कत यह आएगी कि इंडस्ट्री ने जिसने 5% वैट पे करके इन डिस्टिलरीज को सेल कर दिया उनसे शायद सरकार, शायद जीएसटी डिपार्टमेंट 18% से टैक्स मांगेगा 18 दिसंबर 2019 से अब तक का। बट इन एनी केस एक डिस्प्यूट तो सेटल हुआ है, ये जो गलत नोटिफिकेशन इशू हुआ था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया है एंड लेट अस होप कि स्टेट गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट में अब कोई अपील नहीं करेगी और इस डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेगी। फाइलिंग ऑफ ट्रांसफर। फ्रेंड्स जब जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 से जब जीएसटी आया तो एक ट्रांसफर की फैसिलिटी दी थी। जो लोग भी टैक्सेशन स्कीम में नहीं थे, जिनके प्रोडक्ट्स पहले एग्जेम्प्टेड थे बाद में टैक्सेबल हो गए, या जो 1.5 करोड़ का एग्जेम्पशन ले रहे थे सेंट्रल एक्साइज ने,
या किसी भी वजह से वो पुराने लॉ में आईटीसी नहीं ले पाते थे, आईटीसी नहीं ले रहे थे क्योंकि उनके प्रोडक्ट एग्जेम्प्टेड थे, उन सबको एक फैसिलिटी दी गई थी कि आप 27 दिसंबर 2017 तक ट्रांसफर फॉर्म फाइल कर दीजिए। ट्रांसफर फॉर्म मतलब ट्रांजिशनल डिक्लेरेशन फॉर्म 1। ये फॉर्म क्या था? ये फॉर्म ये बताता था कि कितना स्टॉक आपके पास में 30 जून 2017 को है, उस स्टॉक पे कितनी एक्साइज ड्यूटी, कितना वैट, कितने और टैक्सेस पे करे हुए हैं, और उन टैक्सेस को क्रेडिट ले सकते हैं करंट लॉ में, मतलब जीएसटी लॉ में उसका क्रेडिट ले सकते हैं। बट फ्रेंड्स, जीएसटी लॉ नया था, हम बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत सारे ट्रेडर्स इस लॉ को जानते नहीं थे। इवन जो काउंसल्स थे, जो एडवोकेट्स थे, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, उनको भी इस लॉ के बारे में बिल्कुल पूरी तरह से ज्ञान नहीं था। तो whereas lakhs of transfer declaration forms had been submitted to the government, many of us could not file it. दो कारण थे, कुछ की तो अज्ञानता थी, मालूम ही नहीं था कि डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल हो सकते हैं, और कुछ के साथ में ये डिफिकल्टी थी कि टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से वो फॉर्म्स नहीं फाइल हो पाए और लोगों को वो ट्रांजिशनल क्रेडिट नहीं मिली। तो कंट्री के डिफरेंट हाई कोर्ट्स में ये मैटर गया, और डिफरेंट हाई कोर्ट्स में गुजरात हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पॉजिटिव डिसीजंस दिए कि भाई जो लोग ये पहले ट्रांसफर फॉर्म नहीं भर पाए, 27 दिसंबर और 17 तक नहीं भर पाए हैं, इतना बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म है, इतना बड़ा चेंज है, इतना बड़ा माइग्रेशन है, उन सबको दोबारा से ये फैसिलिटी दे दी जाए। अपने यूपी में भी ये मैटर गया, लगभग 88 रिट पिटिशंस फाइल हुए थे, जिसमें कि लोगों ने ये क्लेम किया था कि भाई हम डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भर पाए हैं, हमको ये फैसिलिटी दोबारा से ओपन कर दी जाए। तो हाईकोर्ट ने अब ये 15 सितंबर 2021 के ऑर्डर में दो बातें विशेष कही। सारे पिटिशनर्स, 88 पिटिशनर्स की एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया, उन सबको ये डायरेक्शन दिया कि अब आप अगले 4 हफ्ते के अंदर, तो 4 हफ्ते कब होते हैं फ्रेंड्स? 13 अक्टूबर 2021 को तक उन्हें अपने जुरिडिक्शनल ऑफिसर के पास में डिक्लेरेशन फाइल करना है कि कितना उनका ट्रांजिशनल क्रेडिट है जो वो नहीं ले पाए। बट नॉट ओनली दिस, हाईकोर्ट ने एक स्टेप और आगे किया, और उन्होंने सारे अधिकारियों से ये बात कही कि आप इस ऑर्डर को अपनी वेबसाइट पे अपलोड कीजिए, और 8 हफ्ते का समय पूरे एसएससी, पूरे उसको, सारे एसएससीज को ये अपॉर्चुनिटी दी कि 8 हफ्ते के अंदर जो भी अपना डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भर पाया है, जो भी ट्रांसफर क्लेम नहीं कर पाया है, ट्रांजिशनल क्रेडिट नहीं ले पाया है, वो 8 हफ्ते के अंदर अपना डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल कर दे जुडिशनल अथॉरिटी पे, एंड देन जुडिशनल अथॉरिटी इसको ईसीएल में परमिट करेगी, चाहे उसको ओपन करने के बाद में जीएसटी नेटवर्क के थ्रू ओपन कराए, और चाहे जीएसटीआर 3B के थ्रू दे, जो भी फैसिलिटी हो सकती है उसको प्रोवाइड करी जाए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा बेनिफिशियल डिसीजन आया है दिल्ली इलाहाबाद हाई कोर्ट का। हम में से वो सारे लोग आईआईए परिवार में, आईआईए के जितने मेंबर्स हैं, उनमें जरूर काफी लोग ऐसे होंगे जो किसी भी कारण से अपना क्रेडिट नहीं ले पाए होंगे। अगर उन्होंने ये हाईकोर्ट में रेट फाइल नहीं भी की है, तब भी वो 11 नवंबर 2021 तक अपने जुडिशनल अथॉरिटी को ये डिक्लेरेशन फाइल कर दें, और जितना भी उनका क्रेडिट रह गया था 30 जून 2017 का, वो सारा क्रेडिट ले लें। This applies to short credit also? Yes sir. किसी ने फाइल करते हैं शॉर्ट क्रेडिट रह गया उसका? हाँ जी, This applies to partial rectification also? हाँ जी, अकॉर्डिंग टू मी इट अप्लाइज टू द शॉर्ट क्रेडिट आल्सो। और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी भी सबके पास में, जिन्होंने डिक्लेरेशन नहीं फाइल किया था या जो पिटिशनर नहीं है, उनके पास में 4 हफ्ते का समय और है, लगभग 35 दिन का समय और है, 11 नवंबर तक वो फाइल कर सकते हैं। तो हमारे परिवार में हमारे वेरियस चैप्टर्स आज जुड़े हुए हैं, वेरियस चैप्टर्स के एग्जीक्यूटिव जुड़े हुए हैं, वो अपने अपनी टीम्स को, अपने अपने एग्जीक्यूटिव बॉडी के माध्यम से अपने मेंबर्स को ये कम्युनिकेट कराते हैं, जिससे कि अगर किसी का भी रह गया है तो आप वो इसको ले लें। किसी को भी कोई भी डिफिकल्टी है तो मेरा नंबर इसके आईआईए की वेबसाइट पे दिया हुआ है, उस पर अप्रोच करके मेरे से डिस्कस कर लें, आई विल क्लैरिफाई, और उसको सबको क्रेडिट ले लिया जाए।
एक और फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या हुआ जब कोरोना वायरस फैला 2020 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन मार्च 2020 में दिया कि बिकॉज कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए जितनी भी अपील फाइलिंग सिस्टम है उनकी लिमिट्स को बढ़ा देते हैं। तो उन्होंने अनलिमिटेडली अपील फाइलिंग लिमिट बढ़ा दी। इन अदर वर्ड्स, अपील फाइल करने का जो भी टाइम लिमिट थी उस सबको डेफर कर दिया। अप्रैल 2021 में कोर्ट ने अपना जो मार्च 20 का डिसीजन था उसको विड्रॉ किया और ये कहा कि अब क्योंकि कोरोना वायरस खत्म हो रहा है, सिचुएशन इंप्रूव हो गई है, इसलिए हम ये अब जो टाइम लिमिट है, जो हमने टाइम दिया था सबको अपील फाइल करने का, वो टाइम अब हम बढ़ा दे रहे, और इस टाइम को बढ़ा के सबको अब हम ये कहते हैं कि अपनी अपीलें फाइल कर दें। लेकिन उसके तुरंत बाद ही दूसरी वेव आ गई। दूसरी वेव आने की वजह से 27 अप्रैल 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रीस्टोर कर दिया, और रीस्टोर करने की वजह से अपील फाइलिंग के लिए ये टाइम दे दिया कि किसी को भी अगर कोई भी अपील फाइल करना है, में जो टाइम लिमिट किसी भी एक्ट में दी हुई है वो डेफर्ड है। किसी भी एक्ट में, चाहे वो सिविल लॉ हो, चाहे क्रिमिनल लॉ हो, चाहे इनकम टैक्स लॉ हो, चाहे जीएसटी लॉ हो, चाहे सर्विस टैक्स लॉ हो, चाहे सेंट्रल एक्साइज लॉ हो, किसी भी लॉ में जो भी टाइम लिमिट दी हुई थी 2 महीने की, 3 महीने की, वो सब बढ़ा दिया था। अब 2 अक्टूबर 2021 को फिर से उस ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 3 अक्टूबर 2021 से 90 दिन के अंदर सारी अपील्स फाइल कर दीजिए। तो दैट मीन्स हम में से जिसने भी कोई भी किसी भी एक्ट में, चाहे वो जीएसटी की हो, चाहे सेंट्रल एक्साइज की हो, चाहे सर्विस टैक्स की हो, चाहे इनकम टैक्स की हो, अगर कोई भी अपील किसी की पुराने पीरियड की पेंडिंग है, जो मार्च 2020 से अक्टूबर 2021 के बीच में ऑर्डर्स इशू हुए हैं, उन सब की अपील अगले 90 दिन में, दैट मीन्स लमसम 31 दिसंबर 21 तक वो अपना फाइल कर दीजिए। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बेनिफिशिएंट एक डिसीजन दिया था, सबको राहत दी थी कि कोरोना वायरस की वजह से लोग अपने काउंसिल्स के पास में, अपने एडवोकेट्स के पास नहीं जा रहे हैं, कोर्ट्स भी फुल्ली फंक्शनल नहीं है। ये उन सबको राहत दी और सब लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी कि वो अपना केयर करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें। अब सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, तो 2 अक्टूबर 2021 से विड्रॉ हो गया। किसी भी मेंबर की, किसी भी इंडस्ट्रिस्ट की अगर कोई भी अपील पेंडिंग है तो वो अपने काउंसिल से बात करके उस अपील को टाइमली 31 दिसंबर तक फाइल कर दें। फ्रेंड्स, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। जीएसटी लॉ इतना है कि मैं भी अभी उसका एक स्टूडेंट हूँ, बहुत कुछ सीख रहा हूँ, बट क्योंकि इस समय की सीमाएं हैं और 45 मिनट का समय हम लोगों ने डिसाइड किया था, तो मैं अपने इस डिस्कशन को यहीं पर एंड करना चाहता हूँ और वापस माइक ऑर्गेनाइजर्स को दूंगा कि वो इसको सेमिनार को आगे बढ़ाएं। जो भी क्वेरीज हों वो मॉडरेटर के थ्रू मेरे पास में आएंगी तो आई विल बी हैप्पी। मेरे को हमारे अपने शहर के एमिनेंट सीए तिवारी जी दिख रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। एक क्रिबको शाम के राजीव गुप्ता जी दिख रहे हैं, उनका स्वागत करता हूँ। केसर एंटरप्राइज के हरमीत सिंह जी दिख रहे हैं, उनका स्वागत करता हूँ। राजीव त्रिपाठी जी तो है ही हैं, और सब लोग जो अपने आईआई परिवार के हैं उन सब का अभिनंदन करता हूँ जी। वापस अपने जनरल सेक्रेटरी दिनेश गोयल जी को। हाँ, थैंक यू वेरी मच सर। मैं राजीव बनी त्रिपाठी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे अपने आप को यहाँ अनम्यूट करके जरा 2 शब्द बताएं अपने बारे में, हेल्पलाइन डेस्क के बारे में, और जो उनके पास क्वेरीज आई हैं प्लीज उसको मॉडरेट करें, जिससे सीए कपिल वैश्य साहब उसके बारे में अपना कमेंट्स दे सके। राजीव मणि त्रिपाठी साहब, आपको त्रिपाठी साहब सुन पा रहे हैं? दिनेश भाई, क्योंकि अब क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपके सेशन पास हो रहा है तो सबको हमने शेयर कर रहे हैं। हाँ प्लीज, प्रेमलता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबको अनम्यूट कर दें प्लीज।
सर सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, सब अपने आप को अनम्यूट कर ले प्लीज। अच्छा, और त्रिपाठी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जरा सा आए आगे। हाँ जी, लोगों को नमस्कार। सारे पार्टिसिपेंट्स को, आवाज आ रही है हमारी? सर किसी का डिस्टरबेंस आ रहा है उसको प्लीज। नमस्कार। हाँ, राजीव जी अपना बोले। दिनेश भाई, मेरे पास में हाँ, क्वेरी सर। राजीव जी ने भेजी थी। मैं क्वेरीज आई थी जो मैं कपिल बैस जी को भेज दिया था मैंने। मोटा मोटी 3-4 क्वेरीज आई थी। जी, हाँ, एक बताएं क्वेरी सर। ये थी कि ई-वे बिल जो जनरेट करने की वो व्यवस्था है, उसमें 50,000 से कम मूल्य के वस्तुओं के आवागमन के लिए ई-वे बिल की जरूरत नहीं होती है। तो किसी सदस्य ने लिखा था कि सारे ही मूल्य के लिए ई-वे बिल की आवश्यकता को पूरी कर दिया जाए। दूसरी क्वेरी थी ईंट भट्ठा से। त्रिपाठी जी, मैं पहले इसका जवाब दे देता हूँ। जो आपकी पहली क्वेरी है, जी, हमारे सदस्य जी। ने रेज करी थी कि ई-वे बिल को 50,000 से नीचे के लिए भी लागू कर दिया जाए। तो वैसे तो ये गवर्नमेंट का लीगल डिसीजन है कि किस पे अलाउ करना है या नहीं करना है। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी एक्ट में, किसी भी लॉ में एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है। लॉ देखें तो उसमें 40 लाख की एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है गुड्स के केस में, सर्विसेज के केस में 20 लाख की लिमिट है। इनकम टैक्स लॉ में बाय एंड लार्ज जो स्मॉल लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना है, तो हर लॉ में एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है। पुराने सर्विस टैक्स लॉ में 10 लाख की एक लिमिट थी, सेंट्रल एक्साइज लॉ में 1.5 लाख की लिमिट थी। तो इस लिमिट का पर्पज ये होता है कि जो स्मॉल एसएससीज हैं, जो स्मॉल लोग हैं, उनको असुविधा ना हो, स्मॉल वेंडर्स, स्मॉल ट्रेडर्स, उनको असुविधा ना हो। तो इसी वजह से ई-वे बिल के लिए भी 50,000 रुपए तक की एक छूट दी है कि 50,000 रुपए तक का अगर माल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो पर ई-वे बिल की जरूरत नहीं है। अब अगर मान लीजिए इस लिमिट को घटा दें और 100 रुपए का सामान लाने में भी अगर ई-वे बिल की जरूरत हो, तो आज अगर हम बाजार में फल लेने जाए, कोई पैक्ड फ्रूट्स लेने जाए, या किसी मिठाई की शॉप से 500 रुपए की मिठाई लेने जाए, तो उस दुकानदार को 500 रुपए का बिल भी काटना पड़ेगा और उसको ई-वे बिल भी जनरेट करना पड़ेगा। मैं तो एज ए कंज्यूमर अंडरस्टैंड हूँ। तो इन मास की परेशानियों को बचाने के लिए ये 50,000 रुपए की लिमिट रखी गई है कि जिससे कि जो कंज्यूमर है वो अपने लिए जब कोई गुड्स लाए तो उसको ई-वे बिल ना जनरेट करना पड़े। तो आई थिंक अमाउंट तो एक डिस्कशन का मैटर हो सकता है, बट कोई ना कोई बेसिक लिमिट देनी ही पड़ेगी, देनी ही चाहिए। जी सर, ये इसमें एक क्वेश्चन मैं करना चाह रहा था सर। ये ज्वेलर्स वगैरह जैसे जी। करते तो दे हैव टू जनरेट द ई-वे बिल फॉर 1 लाख और 5 लाख आइटम्स। नहीं सर, जो चैप्टर 71 के आइटम्स हैं, ज्वेलरी, मतलब उसमें ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन्स हैं, ज्वेलरीज हैं, मतलब जितने भी ये वैल्यूड आइटम्स हैं, उनके लिए सिक्योरिटी एंगल से ई-वे बिल एग्जम्प्ट किया हुआ है। मतलब ई-वे बिल जनरेशन में एक ये रिस्क है कि कौन कहाँ माल जा रहा है, कुछ मूवमेंट हो रहा है, उसको में कोई गलत एक्टिविटी ना हो, तो शायद सिक्योरिटी एंगल है, जिसकी वजह से चैप्टर 71 के आइटम्स के लिए ई-वे बिल का एग्जम्पशन दिया हुआ है। ई-वे बिल के कुछ एग्जेम्पशन है, उन्हीं में एक एग्जेम्पन है 50,000 का। दूसरा एग्जेम्पन है कि अगर नॉन मोटराइज व्हीकल से, कि अगर ठेले से है, बैलगाड़ी से है, तांगे से है, तो वो ई-वे बिल नहीं जनरेट करना है। ऐसे ही है कि अगर चैप्टर 71 का आइटम है तो उसमें ई-वे बिल जनरेट नहीं करना है। त्रिपाठी साहब, नेक्स्ट क्वेरी क्या है? हाँ, दूसरी क्वेरी थी ईंट भट्ठा से संबंधित था। पहले
ईंट भट्ठा पे जो टैक्स का प्रोविजन था वो ये था कि 1% कंपाउंडिंग टैक्स या 5% विद आईटीसी। अभी उसको बढ़ा के 6% और 12% कर दिया गया। 6% कंपाउंडिंग, मतलब आप 6% देंगे तो आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगी। आपकी जितनी टर्नओवर है उसमें 6% फ्लैट रेट पे आप देते रहिए। अगर आप आईटीसी क्लेम करते हैं तो आपको 12% की दर से टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा और जो भी आईटीसी आप समझते हैं उसको क्लेम कर सकते हैं। तो उसमें ये कंसर्न था हमारे मेंबर का कि इतनी ज्यादा संख्या में टैक्स, इतनी ज्यादा मात्रा में टैक्स लगाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि ईंट भट्ठे जो खुले आसमान के नीचे ये व्यवसाय चलता है जिसमें रिस्क एलिमेंट तो रहता ही रहता है। तो ये एक क्वेरी थी। अब चूंकि जीएसटी काउंसिल ने निर्णय ले लिया है तो अब उसमें हम अपनी बात अगर कह सकते हैं तो यही कह सकते हैं कि जो पुरानी व्यवस्था है 1 और 5 उसी को लागू कर दी जाए। देखिए त्रिपाठी जी, ये मैटर मैंने पहले भी अपने टॉक में भी ये बात को रखा था कि जो रेट बढ़ाया है 6% या 12, मतलब 1% से 6% या 5% से 12%, ये रेट बहुत ऑब्नॉक्शियस है। ये बात तो सही है, क्योंकि ईंट भट्टा हमेशा ही कंपोजिशन स्कीम में या कंसेशन रेट में रहा है और बाय एंड लार्ज ईंट भट्टे को कोई आईटीसी तो मिल नहीं सकता, क्योंकि उसका जो मेजर इनपुट है वो है मिट्टी, और मिट्टी पे कोई टैक्स है नहीं। और दूसरा, उसको कुछ छोटी मोटी मशीनें की जरूरत हो सकती है। बाय एंड लार्ज ईंट भट्टे को कोई आईटीसी नहीं मिल सकता। अब अगर वो 6%, 1% की जगह उसको अगर 6% टैक्स देना होता है तो आगे फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे अगर सोचे, फॉरवर्ड जो यूजर है, क्योंकि ईंट अल्टीमेटली सिविल स्ट्रक्चर के लिए यूज हो रही है, नहीं मिलता। इसका मतलब ये कि कंज्यूमर के लिए इस ईंट से कॉस्ट बढ़ गई, मतलब मकान बनाने की कॉस्ट बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव ये है कि हर गरीब आदमी को, हर व्यक्ति को मकान सस्ता और सुलभ मिले। तो इस डायरेक्शन में ये नेगेटिव वो इम्पैक्ट है इस है, और इसलिए हमारी अपनी कमिटी, हमारी अपने आईआईए किसी भी उसमें इस मैटर को टेकअप कर सकता है। बट सो फार एज जीएसटी डिपार्टमेंट इज कंसर्न, वो जीएसटी डिपार्टमेंट पर से इसमें कुछ भी एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि ये गवर्नमेंट का डिसीजन है। और ये कोई प्रवीण जी की स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, उनसे रिक्वेस्ट है कि उसको जरा विड्रॉ कर लें। तो मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट कोई एक्शन नहीं ले सकता। अगर मेंबर्स ज्यादा अब इस बात रहते हैं, बात कहते हैं, तो हम अपने मैनिफेस्टो में, इलेक्शन ईयर मैनिफेस्टो में कवर कर सकते हैं। हाँ जी, आपको लगता है? हाँ जी, इसका रिप्रेजेंटेशन अपने लोकल पॉलिटिकल लीडर्स के थ्रू अपने स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू पिकअप कर सकते हैं। हम लोग जीएसटी काउंसिल के साथ साथ उस पर सर आपकी कुछ हमें गाइडलाइन मिल जाएगी? हाँ जी, उसका रिप्रेजेंटेशन जैसा आप कहेंगे मैं उसको बना दूंगा। कुछ अपने ये जो मेंबर जिन्होंने ये क्वेरी रेज करी है, जिन्होंने ये इशू रेज किया है, उनसे उसका इनपुट लेके मैं उसका रिप्रेजेंटेशन बेनिफिट पहुंचा सकते हो जहां पर आपको एनोमली लग रही हो। जी, तो अगर वो बन जाएगा तो बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेरी क्या है बड़ी साहब? तीसरी क्वेरी ये है कि मां अंबे ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ताल कटोरा इंडस्ट्रियल एरिया लखनऊ में एक हमारे सदस्य ने सरकारी विभाग को एक सप्लाई किया, जिसमें जीएसटी के रूप में 7,76,947 रुपया डिपार्टमेंट ने रोक लिया। बाद में जो पेमेंट किया विभाग ने जीएसटी जमा करने के बाद, वो भुगतान किया 5,42,000। ये 2,34,000 क्यों रोक लिया गया है, ये क्वेरी है हमारे सदस्य की। दिस इज अ स्पेसिफिक क्वेरी एंड द रियल फैक्ट्स हैज टू बी नोन। तो विभाग से इसको पता किया जा सकता है कि साहब ये 2,34,000 रुपया किस मद में आपने रोक लिया है। अगर पेमेंट कर दिया हमारे उद्यमी ने तो फिर आप क्यों रोके हुए हैं इसको। तो ये स्पेसिफिक केस है, अगर हमारे सदस्य गण इसको उपलब्ध कराएंगे तो इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। इसको एफसी में टेकअप कर लीजिए। 3
फैसिलिटेशन काउंसिल के थ्रू नोटिस भिजवा दीजिए इसमें। जी सर एक मेरे भी क्वेरी है। इसमें फैसिलिटेशन काउंसिल के थ्रू नोटिस भिजवा दीजिए। ये ठीक है सर। त्रिपाठी जी, इसका मैटर जीएसटी डिपार्टमेंट पर से नहीं है। अमाउंट जरूर उनके प्रिंसिपल ने, जिसको उन्होंने सप्लाई किया था, उसने अमाउंट जरूर जीएसटी का रोका था, लेकिन हाँ अपने उद्यमी ने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट ने जीएसटी की तो कंप्लायंस कर दी है। अब जीएसटी कर दिया है। या जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई पर से इशू नहीं है। इशू जो है वो कंसर्न डिलेड डिपार्टमेंट, डिलेड पेमेंट से संबंधित हो गया अभी। तो जैसे दिनेश भाई कह रहे हैं कि इस मैटर को फेलिसिटेशन काउंसिल के थ्रू टेकअप कर लिया जाए, और उस फेलिसिटेशन काउंसिल के थ्रू जो जिसके चेयरमैन कमिश्नर होते हैं, लोकल डिविजनल कमिश्नर होते हैं, वहां से वो टेकअप किया जाए तो मैटर शायद सॉर्ट आउट हो जाएगा और हमारे इंडस्ट्रियल भाई को उसका पेमेंट मिल जाएगा। कुछ हैंड्स रेज हो रहे हैं। दिनेश जी पटसरिया साहब। हाँ, पहले सरकारी, चूंकि भुगतान करने वाला सरकारी विभाग है, तो एक बात को अगर ये पता लग जाए कि अगर कोई लेजिटिमेट कारण है तो कोई बात नहीं है। अदरवाइज फैसिलिटेशन काउंसिल इज ऑलवेज a platform where we can go and just take our grievances resolved. बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से आपकी क्वेरीज, आपके पास जो क्वेरीज आई थी वो तो हो गई त्रिपाठी जी। हाँ, मैं दिनेश पटसरिया साहब को इनवाइट कर रहा हूँ। उन्होंने हैंड रेज किया है। Only 3 queries I have received and that I have put up to the expert to Bhakta Sri Vaishya ji, and in the public forum also I have quoted this. आलोक अग्रवाल जी। सर नमस्कार, सुन पा रहे हैं मेरे को? आलोक अग्रवाल जी प्लीज। हेलो सर, दिनेश पटसरिया सुन पा रहे हैं सर मेरे को? हाँ, पटसरिया साहब। सर मेरी एक क्वेरी है कि जीएसटी एक्ट के अंडर में एक प्रोविजन था कि जो बायर अपने सप्लायर को 180 दिन में पेमेंट नहीं करता है तो उसको जीएसटी रिवर्स करनी पड़ेगी। तो ऐसे डिफॉल्टर्स की कहाँ कंप्लेन की जा सकती है? इसका कोई प्रोविजन है इसमें एक्ट में? देखिए, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ये कहता है कि कोई भी बायर अगर जीएसटी का पेमेंट नहीं करता है 180 दिन के अंदर तो उसको आईटीसी रिवर्स करना होगा। अब अगर किसी एसएससी के कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया है, वेदर ऑफ द जीएसटी और ऑफ द मेन सप्लाई, तो वो उनके जुरिडिक्शनल अधिकारी को ये बता सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति ने मेरे को पेमेंट नहीं दिया है, तो आप इसको चेक कर लें। बट देखिए, सप्लायर का पर्पस ये नहीं है कि उसका आईटीसी रिवर्स हो, उसका पर्पस है कि उसका पेमेंट मिले। तो जैसा अभी दिनेश भाई ने कहा कि इस मैटर को अगर फेलिसिटेशन काउंसिल के थ्रू टेकअप किया जाए, और वो अगर वो सप्लायर अगर पब्लिक मतलब प्राइवेट आदमी है तो भी डिविजनल कमिश्नर के थ्रू टेकअप हो सकता है, और अगर वो सरकारी डिपार्टमेंट है तो भी वो टेकअप हो सकता है। दैट वुड बी अ बेटर अप्रोच टू सेटल दिस इशू इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द डिपार्टमेंट। बट इज इट मैंडेटरी? थैंक यू सर। इज इट मैंडेटरी? इसमें मैं एक बार बताऊं, ये बात हमने विभाग में रखी है अपने वाणिज्य कर विभाग को कि कम से कम उत्तर प्रदेश के जो हमारे उद्यमी बंधु हैं या व्यापारी गण हैं कि 180 सीजीएसटी के अधिनियम की धारा 16 के अनुसार अगर आप 180 दिन में पेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी आईटीसी रिवर्स होनी चाहिए। ग्राउंड लेवल पे कितनी आईटीसी रिवर्स हो रही है वी डू नॉट नो, फर्स्ट। सेकेंडली, मान लीजिए कि अगर ऐसी कोई सूची विभाग के पास तो पूरा आईटी सेक्शन है, अगर प्रकाशित कर दे तो जो आने वाले समय में जो डिफॉल्ट के केस पेमेंट के हो सकते हैं उनसे बचा जा सकता है। एक प्रिवेंटिव काज था जिसके बारे में ये पॉइंट बना के हमने भेजा हुआ है। अभी कितना इम्प्लीमेंट होता है ये तो वक्त ही बताए। थैंक यू वेरी मच। सर आलोक अग्रवाल साहब। हाँ जी थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? आलोक भाई साहब। हाँ सर, मेरे को एक आपने अभी पीछे बताया था कि इसमें टेक्सटाइल में और फुटवेयर में 1 जनवरी 2022 से उसमें गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल विचार करेगी, लेकिन हम लोगों के सर्कल में, टेक्सटाइल और फुटवेयर सर्कल में ये मैसेज आया है हमारे पास कि इसमें गवर्नमेंट ने जो फुटवेयर है 1000 रुपीज एमआरपी तक, उसके ऊपर मतलब उस पे उन्होंने 5% से हटाकर 12% कर दिया है।
तो इज इट दिस कि अभी वो उसमें दोबारा कंसिडर करेगी कि उन्होंने ये इसको 5% से 12% एप्लीकेबल कर दिया, व्हिच विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2022? नहीं आलोक जी, अभी जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के कॉन्सिक्वेंस में डिसीजन हुआ है उसमें ये है कि इसमें जो इन्वर्टेड मेजर प्रॉब्लम ये है कि इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है, इन्वर्टेड, जिसकी वजह से आपका आईटीसी बढ़ रहा है जी। और उस आईटीसी को आपको सेक्शन 54(3) में उसका रिफंड लेना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे वित्त मंत्री महोदया लगातार ये कह रही हैं कि जो भी इन्वर्टेड स्ट्रक्चर के केसेस हैं उनकी प्रॉब्लम्स को वो लगातार ये कह रही है कि उसको समझने की कोशिश कर रही है, उसमें नेचर या कोई अप्रोप्रिएट एक्शन ले रही। तो फुटवियर इंडस्ट्री के लिए और टेक्सटाइल के लिए ये स्पेसिफिक इस बार था कंसिडरेशन में, बट कुछ कंसिडर ही नहीं हुआ है, मतलब देयर इज नो डिसीजन इन द मैटर। तो ऐसा नहीं है कि वो 5% की जगह 12% हो गया या 12 की जगह 18 हो गया, दैट मैटर रिमेन्स स्टेटस को। जो भी डिसीजन होगा वो अगले जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद में पता चलेगा। तो ये जो मैसेज है ये कोई वो हो सकता है कि सब ऐसा कुछ हो रहा हो कि 1 जनवरी से ये रेट बढ़ने वाले, बट देयर इज नो सच पब्लिक अनाउंसमेंट। मतलब बट सर मेरा सबमिशन ये है कि जो इस डिस्पैरिटी को आईटीसी जो इन्वर्टेड स्ट्रक्चर पे जो रिफंड लेते हैं, इस डिस्पैरिटी को खत्म करने का तरीका जीएसटी बढ़ाने का तो नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर जीएसटी बढ़ेगा, क्योंकि जैसे मैं फुटवेयर इंडस्ट्री से हूँ, हम लोग अपना जो इनपुट है आईटीसी, मतलब हम जो अपनी रॉ मटेरियल कॉस्टिंग लेते हैं उसमें जीएसटी का इम्पैक्ट नहीं लेते, और केवल जो अपना जो सेल प्राइस है उसके ऊपर जो 5% जीएसटी है उसको हम जोड़ करके अपनी सेल प्राइस निकालते हैं। अब अगर ये 5% की जगह 12% या 18% हो जाएगा, मानी बात है कि फुटवेयर महंगे हो जाएंगे, क्योंकि कॉस्टिंग ही चेंज हो जाएगी। हम मान के चलते हैं कि जो हम 18% इनपुट दे के आते हैं वो हमारे को रिकवर हो जाएगा, और हम अपना जो आउटवर्ड टैक्स है उसको हम अपनी कॉस्टिंग में जोड़ लेते हैं। तो मतलब मेरे को लगता है कि टैक्सेशन को इंक्रीज करने से आईटीसी का जो उसका जो डिस्पैरिटी है वो खत्म नहीं होगी। आलोक जी आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब भी किसी कंज्यूमर प्रोडक्ट में अगर जीएसटी रेट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली मार्केट में उसका प्राइस बढ़ेगा। मतलब मैन्युफैक्चरर तो उस बर्डन को आगे पास ऑन करेगा ही करेगा, उसे करना ही पड़ेगा, तभी वो सरवाइव कर सकता है। एंड फुटवियर बीइंग ए कंज्यूमर प्रोडक्ट जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बट साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट के शूज में अगर हम स्टेप इन करें तो हमें नहीं मालूम कि इन्वर्टेड स्ट्रक्चर को ठीक करने के 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो इनपुट का रेट ऑफ टैक्स कम करें या आउटपुट का रेट ऑफ टैक्स बढ़ाएं। अच्छा, रिफंड मैकेनिज्म तो ऑलरेडी है, लेकिन रिफंड मैकेनिज्म की अपनी अलग दिक्कतें हैं। कहीं पे हम काउंसिल्स उसको नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पे डिपार्टमेंट उसको समझ नहीं पा रहे हैं, कहीं पे पूरा रिफंड नहीं मिल रहा है, कहीं पर सॉरी कहीं पे सर्विसेज को इंक्लूड ना करने के लिए कहा हुआ है, कैपिटल गुड्स को इंक्लूड ना करने के लिए कहा हुआ है। तो इन्वर्टेड की अपनी डिफिकल्टीज हैं एंड लोगों का आईटीसी लगातार बढ़ ही रहा है। तो सॉल्यूशन गवर्नमेंट जो भी निकाले, बट एज एन एक्सपर्ट टैक्सेशन बढ़ाने से मेरे को लगता है कि टैक्सेशन बढ़ाने से नंबर 2 का चोरी वाला काम बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस भी आइटम्स पे टैक्सेशन बढ़ता है उसमें फिर आदमी विदाउट निकालता है, विदाउट टैक्सेशन का, मतलब नंबर 2 वाला काम करता है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब भी कोई रेट ऑफ टैक्स बढ़ता है तो टेम्पटेशन टू इवेड भी बढ़ता ही है। नहीं, यहाँ पर एक पॉइंट और है साहब आलोक भाई साहब, अगर कोई जैसे नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में अगर आप रजिस्टर्ड होते हैं एक्सपेंशन के लिए या नई यूनिट के लिए, तो आपको गैप चाहिए रिवर्सल लेने के लिए, रिवर्सल गवर्नमेंट से रिफंड लेने के लिए। हालांकि गवर्नमेंट ने अभी तक पिछले केसेस अभी तक कोई केस में रिफंड दिया नहीं है, बट देन पॉलिसी स्पीकिंग की भी रिफंड चाहिए। तो समवेयर नए उद्योग भी डेवलप होंगे अगर उसमें कहीं पर गैप नहीं होगा तो। बिल्कुल सही बात, ये भी बात है। अच्छा, आज का सर बहुत एनलाइटनिंग आपका टॉक रहा है। एनी अदर पॉइंट सर फ्रॉम द मेंबर्स? आई रिक्वेस्ट, कोई है तो इट्स टाइम, हम लोगों के पास टाइम है उसके लिए। दिनेश जी, डॉक्टर एल के पांडे ने कुछ चैट में लिखा है, आई थिंक डॉक्टर एल के पांडे हैं भी शायद, उनकी एक बुला क्वेरी लेते चैट हैं। में पड़ी हुई है। डॉक्टर पांडे साहब प्लीज आगे आए, क्वेरी रखिए सर। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ, अपना वीडियो ऑन कर ले सर। वीडियो सर मेरा नहीं, वीडियो नहीं चल रहा है सर। अच्छा, कोई बात नहीं, आप बोलिए।
तो मेरा एक छोटा सा क्वेरी था सर। मैं एक बासमती एक्सपोर्ट कंपनी है, उसको कुछ कंसल्टेंसी देते हैं। सो वैसे कंपनी हमारी सीड कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग में आती है, बट एक कोई ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें हमने कुछ उनको एडवाइजरी सर्विस दिया था। तो उसमें हम लोग को 2-3 बिल सबमिट हुए। एक बिल सबमिट होने के बाद उनका पेमेंट भी आया, बट हमसे थोड़ा मिस हो गया। 3-4 महीने 5 महीने का डिले हुआ हमारे से पेमेंट में। तो जब हमारा नेक्स्ट इनवॉइस गया तो हम लोगों ने देखा वो पुराना पेमेंट नहीं हुआ था। तो उस समय फिर हमने पेमेंट वगैरह करके सारा अप टू डेट तो कर लिया, बट कंपनी ने बोला कि चूंकि हमारा हम ऑलरेडी क्लेम कर चुके थे और हमारे को पेमेंट इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो हम पहले तो वो सारे समझिए कि डिडक्ट करने लगे। बाद में फिर उन्होंने बोला हमारे को कुछ इंटरेस्ट लॉस हुआ है, तो वो इंटरेस्ट लॉस हम खाली डिडक्ट करेंगे। तो हमारा करीब 4 लाख का बिल था, जिसमें 72,000 समझिए कि जीएसटी था। सो उन्होंने 4/72 में से करीब एक तो 72,000 का मतलब 75,000 फिर हमारा डिडक्ट किया उन्होंने एज ए इंटरेस्ट। तो आप जानना क्या चाहते हैं पांडे जी? तो जानना ये चाह रहे हैं कि क्या ये जो इंटरेस्ट उनको लॉस हुआ वो चीज हमारे को मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? देखिए, दो अलग बातें। मतलब एज ए जीएसटी कंसल्टेंट आई वुड से हाँ, नंबर 1, ये मैटर आपका उनका कॉन्ट्रेक्चुअल है, बट ओके लेकिन सो फार एज द कंपनी इज कंसर्न, उसने अगर गलत आईटीसी ले लिया होगा और वो आईटीसी अगर आपने नहीं पे किया होगा, तो वो जीएसटी अगर आपने नहीं पे किया होगा तो उनको वो रिवर्स करना पड़ेगा और उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन आपकी बात जो मैं समझ पाया उसमें ये है कि आपने 5 महीने डिले से टैक्स पे कर दिया। जी हाँ। तो अगर आपने 5 महीने डिले से टैक्स पे कर दिया तो उनको इंटरेस्ट के लॉस होने का कोई सवाल नहीं है। आपसे डिपार्टमेंट इंटरेस्ट मांगेगा। जब भी आपके यहाँ का ऑडिट होगा या असेसमेंट होगा तो डिपार्टमेंट आपसे इंटरेस्ट मांगेगा फॉर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स। लेकिन शायद आपकी क्वेरी से मैं ये समझ पाया कि आपके क्लाइंट की प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसको इंटरेस्ट का लॉस हुआ, शायद उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसको आईटीसी नहीं मिल पाता, क्योंकि आपने बताया वो सीड कंपनी वगैरह है जिसमें कि जीएसटी नहीं पड़ता। जी वो सीड कंपनी है जिस पर जीएसटी नहीं पड़ता, उसका आउटपुट टैक्सेबल नहीं है, तो उसको आईटीसी ही नहीं मिलेगा। तो उसने शायद आपको जीएसटी पे नहीं किया है। आपको पहले उस कंपनी से बात करनी पड़ेगी कि क्या उसका रीजन है उसने डिडक्ट किया है, और तब जैसा दिनेश भाई पहले कह रहे थे कि आप इस मैटर को एफसी में ले जाइए, फेलिसिटेशन काउंसिल में ले जाइए, जहां पे कि इस मैटर को टेकअप किया जा सके कि भाई आपका जो पेमेंट होल्ड किया हुआ है वो आपको मिल जाए। अच्छा, इसमें एक बात है कि जब हम पुराने ड्यूज पेमेंट कर रहे थे तो उसमें हमसे सारे इंटरेस्ट पेनाल्टी वगैरह देके हमने तब जाके कंप्लीट को अप टू डेट किया है। वही बात मैं कह रहा था, आपने भी वही बात कंफर्म करी कि ऐसे केसेस में आपसे टैक्स या इंटरेस्ट मांगा जाएगा। हाँ। अच्छा, फिर हमसे उन्होंने एक इंडेमनिटी बॉन्ड भी साइन करा रहे थे कि जिसमें कल को अगर कोई और क्वेरी आती है तो उसमें हम लोग रिस्पांसिबल होंगे, ऐसा बोल के इंडेमनिटी भी कराया। दिनेश भाई, ये मैटर एफसी का ही है। हाँ, बेसिकली पेमेंट ना देना, डिलेड पेमेंट देना, फ्रॉड पेमेंट देना, ये सब चीजें एफसी के मैटर्स हैं बेसिकली। अच्छा, इसमें मैं बता दूं कि मेरी कंपनी सीड कंपनी है, पे जीएसटी और चीजों में नहीं लगता है, बट वो कंपनी जो हमारी क्लाइंट कंपनी थी वो दावत बासमती वाले हैं, एलटी फूड, तो उनके ऊपर तो वहां पे जीएसटी लगता है। तो फिर तो ठीक है, उन्हें आईटीसी मिलता है, मतलब देयर शुड बी नो रीजन फॉर देम नॉट टू। हाँ, ठीक है सर। थैंक यू सर। दिनेश जी, मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। पंकज गुप्ता बोल रहा हूँ। कैन आई आस्क सम क्वेश्चन टू कपिल जी? हाँ जी बताइए। हमारे पास्ट पेटेंट इमीडिएट पास्ट पेटेंट है पंकज जी, और हमें बड़ी ब्लेसिंग है इनकी डायरेक्ट से। नमस्कार सभी को, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच दिनेश जी मुझे समय देने के लिए।
कपिल जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे सरकारी जो हम लोग सप्लाई करते हैं उसमें कुछ मटेरियल हमने दिया, मान लो 10 मैं ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर हूँ, 10 ट्रांसफार्मर मैंने दिए, उसमें एक ट्रांसफार्मर उन्होंने मुझे किसी वजह से वापस कर दिया, 9 ट्रांसफार्मर उन्होंने रिसीव कर लिए, लेकिन बिल क्योंकि मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, उसका ई-वे बिल कट चुका है और जो भी जीएसटी है वो अकॉर्डिंगली उसमें उस बिल में थी। अब उन्होंने उस डिपार्टमेंट की एक बड़ी समस्या ये है कि उनका कहना है कि हम डेबिट नोट नहीं दे सकते एक ट्रांसफार्मर का या जो भी आइटम हो, जितने भी नंबर्स हो। तो ऐसी कंडीशन में हम दोबारा से उसको फिर हमने रिप्लेस किया, दूसरा मटेरियल भेजना है, तो किस तरह से हम उसका जीएसटी का एडजस्टमेंट करें, क्योंकि वो डेबिट नोट तो दे नहीं रहे। तो कैन यू गाइड मी अकॉर्डिंगली कि किस तरह से हमें इसको करना चाहिए? पंकज जी, आपके पास में 2 ऑप्शंस हैं जी। आपकी 2 मतलब पहली समस्या ये है कि कैसे तो वो मटेरियल वापस आए, क्योंकि ना वो ई-वे बिल इशू कर रहे हैं, ना कोई डेबिट नोट दे रहे हैं। दूसरा आपका ये है कि आपको वो जो मटेरियल दोबारा भेजना है वो कैसे भेजा जाए। तो आप इस केस में डिलीवरी चलान एक इशू करिए। बेसिकली आपको वो मटेरियल जो डिफेक्टिव है उसको रिप्लेस करना है। तो उसके लिए आप एक डिलीवरी चलान इशू कीजिए एंड ई-वे बिल इशू कीजिए फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स, सेल रिटर्न का जी, सेल रिटर्न का ई-वे बिल इशू करिए और उस सेल रिटर्न से आप डिलीवरी चालान से गुड्स को वापस ले आइए। जब गुड्स आपके पास में वापस आ जाएंगे तब आपको रिप्लेस करना है। रिप्लेसमेंट के लिए आपको दोबारा से एक डिलीवरी चालान बनाइए आउटवर्ड का फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स। दोनों ही सिचुएशन में, ना वापस लाने में और ना ले जाने में, आपको दोनों ही सिचुएशंस में कोई भी आपको जीएसटी पे नहीं करना है। जीएसटी आप पहले ही पे कर चुके थे, इसलिए जीएसटी पे नहीं करना है। तो जो जो सामान मैं वापस भेजूंगा, मैं वापस मंगा लूंगा, वो तो समस्या इसलिए नहीं है बिकॉज दिस इज लोकल सेल। तो लोकल सेल तो मैंने दिखा दी उसको, ठेले से मंगा लिया मैंने सामान, ठीक है। वो इट्स वैल्यू वाज लिटिल हायर साइड, 3 लाख रुपए के करीब का एक ट्रांसफार्मर था, तो वो आ गया वापस। अब आने के बाद मैं असल में उसमें जो सबसे बड़ी चीज आ रही है सामने, मेरे सामने जो बिल है उन्होंने जो रिसीव किया उसको तो काट के उन्होंने क्वांटिटी 9 लिख दी एंड अकॉर्डिंगली उन्होंने उसको उसके अंदर पोस्ट कर दिया। अब मुझे दूसरा बिल काटना पड़ेगा, जो दूसरा बिल काटना पड़ेगा उसमें जीएसटी वगैरह सब चीज देनी पड़ेगी। विदाउट डेबिट नोट shall I issue credit note from my side? परफेक्ट, आप अपना एक क्रेडिट नोट इशू कर दीजिए और उन्होंने जब रिजेक्शन किया होगा तो कुछ ना कुछ उसमें लिखा होगा, मतलब कोई ना कोई रेफरेंस डाला होगा। उन्होंने लिखा only this much, we received this much quantity। तो आप अपने क्रेडिट नोट में उसका रिजेक्शन मेमो का रेफरेंस देके क्रेडिट नोट कर दीजिए, उससे जीएसटी रिवर्स हो जाएगा और आप फ्रेश इनवॉइस से जीएसटी पे कर दीजिए। राइट, थैंक यू, आई एम गोइंग टू डू इट। बिल्कुल, आपकी थोड़ी सी राय और होगी तो मुझे अच्छा लगा। और एक्चुअली ऐसा और है दिनेश जी, जो अभी बात चल रही थी ना डिलेड पेमेंट के बारे में, या जो पैसा अटक जाता है, फैसिलिटेशन काउंसिल मेरे ख्याल, क्योंकि कभी आपके नॉलेज तो होगा कि वहाँ पे बड़ी पेचीदगी है। अगर जो मैं केस करता हूँ तो बड़ी मुश्किल से, चाहे 1 लाख का हो, चाहे 1 करोड़ का हो या 100 करोड़ का हो, तो अगर जो ये छोटे केसेस वहां जाने लगे, अच्छा वो लोग भी कोई ना कोई आधार पे इस चीज को हमारे फेवर में अवॉर्ड करेंगे। तो जो बात मैं सुन रहा था, जिनके पैसे रुके हुए हैं, जैसे अभी हमारे पांडे जी का था केस या और पहले भी केस था, तो कोई ऐसे प्रोविजंस हमारे यहाँ पे जीएसटी में होने चाहिए कि इस तरह की ग्रीवेंस सेल है तो वो उसको सॉल्व करे, और जो नियम इसके तहत आते हैं तो उसको लागू करें और हमें पैसा मिले। अच्छी बात है सर, हम लोग इस पे रिप्रेजेंटेशन बात करके कपिल जी से और आपस में सब लोग बैठकर जो हमारे सामने एक्सपर्ट हैं तो सब बैठकर एक रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं सर। इसमें वी एट दिस पॉइंट इज दैट आल्सो विद द गवर्नमेंट, तो ये है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। अच्छा, एनी अदर पॉइंट सर? किसी और का कोई पॉइंट है? मेरा एक निवेदन रहेगा सबसे कि अब आप अगले महीने भी हमारा जो है वेबिनार होगा इस पर। सेकेंड वीक में कपिल भाई साहब अवेलेबल रहेंगे नेक्स्ट मंथ,
जिससे जीएसटी की रिटर्न फाइल होने से पहले कोई क्वेरीज हैं तो वो सब क्लियर हो सकती हैं, बिकॉज थर्ड वीक इज नॉर्मली द टाइम व्हेन जीएसटी रिटर्न्स आर फाइल्ड। तो सेकंड वीक में अगले महीने भी रहेगा। कोई भी क्वेरीज हैं तो हम लोग शेयर करें और खुलकर लिखें और पूरा फायदा उठाएं इनका। और सेकेंडली मेरा रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर खुद टाइम नहीं दे पाते हैं तो अपने सीएफओ को या अकाउंट्स ऑफिसर को इनमें जरूर जोड़ दें नेट पर, जिससे कि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को उसका बेनिफिट मिले, सो दैट दे एटलीस्ट गलती होने से बचे और जो उनकी क्वेरीज हैं कम से कम वो क्लियर हो सके। नाउ आई विल रिक्वेस्ट, एक मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। राजीव मणि त्रिपाठी जी, आप बताएं अपने हेल्प डेस्क के बारे में। जीएसटी के हेल्प डेस्क को आपने जो वहां किया है, प्लीज इन्फॉर्म करें। एक्सपोजर हमारा जीएसटी में रहा है और थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल। मैं अपने सभी उद्यमी बंधुओं से ये अनुरोध करता हूं, आश्वस्त करता हूं कि विभागीय समस्या से संबंधित कोई अगर दिक्कत है तो उसके लिए मैं हमेशा तत्पर हूं। व्यवहारिक कोई समस्या है उसमें भी मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। As far as GST is concerned, please rest assured, if any problem is there, please convey it to me and I shall try my best to resolve at the earliest. ये मेरा कहना है। खुद या अपनी कमेटी के थ्रू, सब्जेक्ट कमेटी के थ्रू कपिल वैश्य साहब की असिस्टेंस लेके राजीव मणि जी बिल्कुल 100% आपको रिजल्ट देंगे। एंड दे आर ही मेंटेनिंग द हेल्प डेस्क और आप उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं सभी मेंबर्स। अब मैं इतनी अच्छी टॉक के बाद, हाँ सर आप बोले। दिनेश भाई, हेल्प डेस्क के थ्रू पिछले साल भी मैं जुड़ा हुआ था और तब भी हेल्प डेस्क की कुछ क्वेरीज मेरे पास में आती थी। एंड व्हाट आई फाउंड वाज कि मेंबर्स की बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेरीज उस हेल्प डेस्क के माध्यम से आती थी। वो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मेंबर्स यहाँ प्रेजेंट हैं वो प्लस अपने जितने भी साथी लोग हैं या अपने अपने चैप्टर्स में इसको फिर से एक बार सर्कुलेट कर दें और हेल्प डेस्क का पूरा लाभ उठाएं। राजेश मणि त्रिपाठी जी उसको हैंडल करेंगे, फिर अगर कोई जरूरत होगी तो मैं भी कोऑर्डिनेट कर लेंगे सर पूरा। एंड काफी अपने एक्सपर्ट महोदय से कनेक्ट होके और इसका एक सलूशन निकाला जाएगा जो स्थायी हो और जल्दी हो, यह प्रयास रहेगा। इतने अच्छे वेबिनार के साथ आज जो इतनी डिस्कशन हुई है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नाउ सुरेश सुदानी जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं और बरेली से आते बिलोंग करते हैं, कृपया मैं रिक्वेस्ट करूंगा वोट ऑफ थैंक्स प्लीज पास करें। थैंक यू दिनेश जी। ऑनरेबल स्पीकर ऑफ टुडेज मीटिंग श्री कपिल वैश्य जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सबसे पहले तो मैं कपिल वैश्य जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आईआईए के प्रेसिडेंट के इस इनविटेशन को स्वीकार किया कि सब्जेक्ट कमेटी के चेयरमैनशिप उन्होंने एक्सेप्ट करी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो थैंक यू उसके लिए कि आप परमानेंट हमारे साथ थ्रू आउट द पीरियड जुड़े रहेंगे, उसके लिए धन्यवाद। अध्यक्ष जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी कि मैं ये वेबिनार कराऊं, तो मैंने कपिल वैश्य जी से काफी कोऑर्डिनेट करके और ये अरेंज की और उन्होंने फर्स्ट हैंड ही तुरंत हाँ कही। तो उसके लिए भी विशेष धन्यवाद कि उन्होंने कोई हमारी डेट पे भी कोई इशू नहीं खड़ा किया और जो टाइम हमने बोला उस पर उन्होंने एग्री किया। अनफॉर्चुनेटली अध्यक्ष जी को आज जुड़ना था, मुझे भी शुरू से जुड़ना था, मैं थोड़ा लेट जुड़ा। एक्चुअली आज सबको सुखद समाचार ये देना है कि जो रामपुर चैप्टर हमारा थोड़ा डल चल रहा था वो आज फिर से फुल स्विंग में चालू हुआ है और मैं और अध्यक्ष जी एक्चुअली रामपुर में थे और 50 मेंबर ने वहाँ मीटिंग अटेंड करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। और मैंने जितना भी कपिल वैश्य जी को आज भी सुना और जो क्वेश्चंस रेज किए उसके बारे में भी सुना मैंने, तो काफी फ्रूटफुल ये रही है। और सबसे हर्ष की बात यह है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स बहुत हुए, तो जितना हमारा एक्सपेक्टेड था उसके आसपास ही हमारे पार्टिसिपेंट्स रहे। तो सबसे पहले तो पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद कि उनकी वजह से ही हमारी जो वेबिनार होती है वो सक्सेसफुल होती है, वरना तो स्पीकर का भी जो है मूड थोड़ा ट्यून करने में दिक्कत हो जाती है। और मेरे ख्याल से कपिल जी भी कम से कम संतुष्ट होंगे कि उनको सुनने वाले काफी लोग थे। शायद उनके नाम का भी असर है क्योंकि ही इज अ वेल नोन चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मास्टर इन हिज सब्जेक्ट, तो शायद उसका भी असर है कि हमारे इतने
आईआईए के मेंबर्स भी जुड़े। तो मैं कपिल वैश्य जी को आईआईए परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से और हमारे पूरी जो टीम है उनकी तरफ से धन्यवाद करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि फिर से हम बहुत जल्दी, जब भी आवश्यकता होगी, महीने 2 महीने में, तब फिर हम एक वेबिनार करेंगे। नहीं, अगले महीने सर, एवरी मंथ, इट इज एवरी मंथ। तो कह रहा हूँ सर, अगले महीने जैसे भी जरूरत होगी, पहले जरूरत होगी और पहले कर ली जाएगी, अगर कोई अमेंडमेंट्स आएंगे या कोई ऐसे इश्यूज रेज होंगे तो। और राजीव मणि त्रिपाठी जी भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं इसमें, उनका भी, राजीव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे लगता है कि जीएसटी की जो हमारी सब्जेक्ट कमेटी है वो आप दोनों के सहयोग से काफी हेल्पफुल रहेगी हमारे ईच एंड एवरी मेंबर को। थैंक यू टू स्पीकर्स एंड ऑल मेंबर्स। मैं ऑफिस स्टाफ का भी बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जूम को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करा और चलवाया। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। मैं सारे पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद दूंगा कि वो एक्टिवली इन्वॉल्व हुए और जो क्वेरीज रेज करी उससे मेरा भी ज्ञानवर्धन हुआ एंड एवरीबॉडी इज एनलाइटेड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय बाय एवरीवन। माध्यमिक शिक्षा विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट,